यह एनीमे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो उन सभी चीज़ों का प्रतीक है जिनसे हम डरे रहते हैं और उसे सबसे असंभव मौका देता है। अपने फैसलों को बदलने का मौका उसे नहीं मिलता, लेकिन यहाँ एक क्रूर मोड़ है। उसे उन्हीं डरों का सामना करना पड़ता है जिन्होंने उसे पहली बार पंगु बना दिया था। और यकीन मानिए, इस एनीमे को बाद के सीजनों के लिए जितनी भी नफरत मिली हो, कहानी में आज भी कुछ सार्थक है। तो आज चैनल पर टोक्यो एवेंजर्स, हाल के वर्षों के सबसे विवादास्पद एनीमे में से एक। अरे ग्रेटर देन, अरे अरे रुको, लड़ाई खत्म हो गई, इसका क्या मतलब है? अब ये खत्म हो गई है। ग्रेटर देन यहाँ हम ताकामिची से मिलते हैं, एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गया है। उसका जीवन बहुत दयनीय है। माफी मांगना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई है। एक दिन अपने सोफे पर लेटे लेटे चिप्स खाते हुए उसने न्यूज में देखा कि उसकी मिडिल स्कूल की पूर्व प्रेमिका की गैंग संघर्ष में मौत हो गई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह उसकी इकलौती प्रेमिका थी। इस खबर ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। ऑफिस में उसका बॉस शिकायत करता है, घर पर उसका पड़ोसी शिकायत करता है, सड़क पर कुछ बच्चे एक कार में तोड़फोड़ करते हैं और सारा इल्जाम उस पर लग जाता है। वयस्कता का मतलब ही है उन चीजों के लिए माफी मांगना जो उसने की ही नहीं। रेलवे स्टेशन पर खोया हुआ और सोच रहा था कि सब कुछ कैसे गलत हो गया, तभी किसी ने उसे धक्का देकर पटरियों पर गिरा दिया। मानव शरीर के टुकड़े टुकड़े होने से ठीक पहले उसे हिना की याद आ गई। अचानक ताकामिची अतीत में जाग जाता है। वह अपने मिडिल स्कूल वाले अजीब से लुक में है और उसके पुराने दोस्त उसके साथ हैं। उसका फोन इसकी पुष्टि करता है। 4 जुलाई 2005, ठीक 12 साल पहले। उसके दोस्त दूसरे स्कूल के कुछ लड़कों से लड़ने के लिए बेताब हैं, लेकिन ताकामिची को याद है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ था। और जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, वे टोक्यो मांगी गिरोह के कुछ वरिष्ठ सदस्यों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं। उनका नेता कियोमिज़ु ताकुमिची और उसके दोस्तों को अपना निजी मुक्केबाज और गुलाम बना लेता है। यही वह वजह थी जिसके चलते वह शहर छोड़कर भागा था। ग्रेटर देन धिक्कार है, ये तो बहुत बुरा है। मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। ग्रेटर देन हिना को याद करते हुए वह उसके घर जाता है। उसे देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगता है, कुछ भी समझाने में असमर्थ। बाद में वह कुछ लोगों को एक छोटे लड़के को परेशान करते हुए देखता है और साहस के एक दुर्लभ क्षण में बीच में आकर उसे बचाता है। लड़का अपना परिचय नातो के रूप में देता है, जो हिना का छोटा भाई है। ये जानते हुए कि नातो की भी भविष्य में मृत्यु हो जाती है, ताकुमिची उसे सब कुछ बताता है, समय यात्रा, अपनी और अपनी बहन की मृत्यु, और उससे हिना की रक्षा करने की विनती करता है। वे हाथ मिलाते हैं। ताकुमिची 2017 में वापस जागता है। ग्रेटर देन मैं करूंगा। वह जाग गया है। ग्रेटर देन उसे ट्रेन से बचाने वाला खुद नातो था, जो अब एक पुलिस अधिकारी है। अतीत की चेतावनी के कारण नातो बच गया, लेकिन वह हिना को नहीं बचा सका। अब उसे समय में वापस जाकर अपनी बहन को बचाने के लिए ताकुमिची की मदद की जरूरत है। नातो ताकुमिची को समझाता है कि उसकी समय यात्रा करने की क्षमता उनके बीच हाथ मिलाने से सक्रिय हो जाती है और हमेशा उसे 12 साल पहले उसी दिन वापस भेज देती है। टोक्यो मांगी गैंग के बारे में 2 दिन के संक्षिप्त प्रशिक्षण के बाद योजना तैयार हो जाती है। ताकुमिची को 2 शीर्ष सरगनाओं को रोकना होगा। नेताओं मंगिरो सानो और ताकेजाकी को कभी मिलने से रोकना। अगर वे कभी आमने सामने नहीं आते तो भविष्य का टॉमन, जो एक आपराधिक संगठन बन गया, कभी अस्तित्व में नहीं आता। ये ठीक वैसा ही है जैसे बैटमैन को जोकर से मिलने से रोकना, लेकिन जापानी अपराधियों के साथ। योजना को ध्यान में रखते हुए वे हाथ मिलाते हैं और धड़ाम। ताकुमिची अतीत में वापस चला जाता है, लेकिन समय इससे बुरा नहीं हो सकता था। वह एक भूमिगत फाइट क्लब के बीच में जागता है, उसके चेहरे पर एक मुक्का पड़ता है और वह तुरंत बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो क्योमी का गिरोह गुस्से में होता है क्योंकि लड़ाई बहुत छोटी थी और उन्होंने दांव पर पैसे हार गए थे। उसे सबक सिखाने के लिए वे उसे फिर से पीटते हैं। पिटाई के बीच में वह मीरो के बारे में पूछने की गलती कर बैठता है। कियोमिज़ु आपा खो बैठता है, एक बेसबॉल बैट पकड़ता है और लगभग ताकुमिची को बुरी तरह पीट देता है। डरा हुआ ताकुमिची फैसला करता है कि मिशन असंभव है और वर्तमान में लौटने का संकल्प लेता है। रास्ते में उसकी मुलाकात हिना से होती है, जो उसे इतनी बुरी तरह घायल देखकर बेहद चिंतित हो जाती है। उसकी दयालुता उसे प्रभावित करती है और उसे एहसास होता है कि वह हार नहीं मान सकता। अगले दिन हालात और बिगड़ जाते हैं। उसका दोस्त यामामोतो, जो बेहद कमजोर है, अब लड़ाई में अगला नंबर है। क्लब ताकुमिची को याद आता है कि मूल समय रेखा में यामामोतो इस लड़ाई में लगभग मर ही गया था। अपने दोस्तों को हताश देखकर और किसी का सहारा न पाकर ताकुमिची एक अजीब फैसला लेता है। वह लड़ाई रोक देता है और सबके सामने बड़े बॉस कियोमिज़ु को एक मुकाबले के लिए चुनौती देता है। ग्रेटर देन, क्या तुम मुझसे लड़ोगे या नहीं? ताकुमिची जानता है कि कियोमिज़ु के सामने उसका कोई चांस नहीं है,
लेकिन वह ये भी जानता है कि अगर उसे हिना को बचाना है तो वह मार नहीं खा सकता। लड़ाई शुरू होती है और उसकी जमकर पिटाई होती है, लेकिन वह हार मानने से इनकार कर देता है। अपने दोस्त को बुरी तरह पिटते देख अकुन चाकू निकालता है, सबसे क्रूर तरीके से सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार, लेकिन वह देखता है कि जो भीड़ पहले हिंसा के लिए जयकार कर रही थी, अब ताकुमिची के साहस से प्रभावित होकर चुप है। खून से लथपथ चेहरे के साथ ताकुमिची चिल्लाता है कि जीतने के लिए कियोमिज़ु को उसे मारना होगा। ग्रेटर देन, तो अब तुम्हें मुझे मारना होगा। क्रोधित होकर कियोमिज़ु अपना बल्ला उठाता है, इस तमाशे को खत्म करने के लिए तैयार। लेकिन तभी कहानी पलट जाती है। दो पात्र अचानक प्रकट होते हैं, टॉमन का उप कमांडर केनरियागुजी और खुद बड़ा बॉस मंगेरो सानो उर्फ माइकी। ग्रेटर देन केनरियागुजी माजिरो आनो। ग्रेटर देन ताकुमिची को छोड़कर सभी झुकते हैं जो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। केन किजू को ठीक से न झुकने के लिए लात मारता है। दूसरी ओर माइकी ताकुमिची के पास जाता है और घोषणा करता है कि आज से वे दोस्त हैं। फिर वह किलमिज़ु की ओर मुड़ता है और एक घटिया फाइट क्लब बनाकर तोमान का नाम खराब करने के लिए उसे बुरी तरह पीटता है। अगले दिन माइकी और केन ताकुमिची के स्कूल पहुंचते हैं, उन गुंडों के ढेर के ऊपर से कदम रखते हुए जिन्हें उन्होंने अभी अभी पीट कर गिराया था। वे अपने नए दोस्त के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन हिना ये सोचकर कि वे उसे तंग कर रहे हैं, वहां पहुंच जाती है और माइकी के चेहरे पर थप्पड़ मार देती है। हाँ, उसने टोक्यो के सबसे खूंखार गिरोह के सरगना को थप्पड़ मारा। ताकुमिची बदले में हिनाता को केन से बचाता है। माइकी गुस्सा होने के बजाय इस पूरी घटना को मजेदार पाता है और कहता है कि वह कभी किसी लड़की को नहीं मारेगा। बाद में एक बाइक राइड पर माइकी बताता है कि उसे ताकुमिची क्यों पसंद आया। वह उसे अपने बड़े भाई की याद दिलाता है, एक लापरवाह लड़का जो कभी हार नहीं मानता था। माइकी बदमाशों के लिए एक नया सुनहरा युग बनाने का सपना देखता है और चाहता है कि ताकुमिची उसकी मदद करे। ताकुमिची को एहसास होता है कि माइकी वह खलनायक नहीं है जैसा उसने सोचा था, जिससे उसके मन में एक सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि माइकी बदल गया? क्या माइकी भविष्य के राक्षस में बदल गया? आखिर किस बात ने माइकी को इतना बदल दिया? ग्रेटर देन ट्रेन में हिना कुछ शोर मचाने वाले बच्चों को डांटती है ताकि एक बुजुर्ग महिला बैठ सके। बाद में वह ताकुमिची को अपने घर बुलाती है ताकि वह उसकी पढ़ाई में मदद कर सके। ताकुमिची अंदर ही अंदर घबरा रहा है। वह पहली बार किसी लड़की के कमरे में आया है। हिना नाओ की मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देती है और बताती है कि उसका छोटा भाई, जो पहले उनके पुलिस अधिकारी पिता को नापसंद करता था, अब उन्हीं की तरह बनना चाहता है। उसी क्षण ताकुमिची को समझ आता है कि भविष्य का नातो पुलिस वाला क्यों बना। हिना देखती है कि ताकुमिची ज्यादा समझदार लग रहा है और कहती है कि वह उसके इस पहलू को और अच्छे से जानना चाहती है। अचानक आतिशबाजी शुरू हो जाती है और वे देखने के लिए छत पर चले जाते हैं। ताकुमिची सोचता है कि वह ऐसे भविष्य में वापस नहीं जाना चाहता जहां हिना का अस्तित्व ही न हो। वह उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन पलक झपकते ही वह वापस वर्तमान में आ जाता है और नाव का हाथ पकड़े होता है। हिना खूबसूरत है। ग्रेटर देन 2017 में ताकुमिची रोते हुए उठता है। नातो को एहसास होता है कि हाथ मिलाने का सिद्धांत सही है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह एक दुर्घटना थी तो वह गुस्सा हो जाता है। उन्हें एक नया नियम पता चलता है। ताकुमिची ठीक 12 साल पीछे चला जाता है और वहां बिताया गया समय वर्तमान समय के बराबर समय बीतता है। जब ताकुमिची उसे बताता है कि वह अब माइकी से मिला है, तो टिलमैन सोचता है कि उसने उसे वहीं क्यों नहीं मार डाला। उन्हें पता चलता है कि अत्सुशी सैंडो अकुन टिलमैन में एक बड़ा आदमी बन गया है, जो अजीब है क्योंकि मूल समय रेखा में वह कोई नहीं था। वे माइकी तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए अकुन को फोन करने का फैसला करते हैं। वे एक होस्टेस क्लब में मिलते हैं जिसे अकेन चलाता है। वह आदमी पूरी तरह से बदल गया है। उसका पापाडोर गायब है। छत पर अकेन एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। उसी ने ताकुमिची को पटरियों पर धकेला था। वह बताता है कि वह अब किसाकी का सिपाही है और टोमन में हर कोई उसका कहना मानता है क्योंकि केन की मौत के बाद माइकी पूरी तरह बदल गया है। हताश होकर वह ताकुमिची से समय में वापस जाकर सबको बचाने की भीख मांगता है। तुरंत बाद वह इमारत से कूद जाता है। ग्रेटर देन नहीं, ऐसा मत करो। संगीत तबाह ताकुमिची अपने नए मिशन को समझ जाता है, किसाकी को टोमन को बुराई में बदलने से रोकना। 2017 में ताकुमिची को पता चलता है कि 2 सप्ताह तक लापता रहने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और फिर उसे अतीत में वापस भेज दिया गया था। अब उसे चेतावनी दी जाती है कि वह हिना को कुछ भी न बताए, वरना वह उसे पागल समझेगी। नया मिशन स्पष्ट है। 3 अगस्त 2005 को टॉमन के भीतर हुए आंतरिक संघर्ष में चाकू लगने से ड्रेन की मृत्यु हो जाती है। लक्ष्य है ड्रेन की मृत्यु को रोकना और बदले में हिना और अत्सुशी दोनों को बचाना। योजना तय होने पर दोनों हाथ मिलाते हैं। ताकामिची 2005 में एक कराओके बूथ के अंदर जागता है, जहां उसके ऊपर एक अधनंगी लड़की लेटी होती है।
भयभीत होकर वह बाहर भागता है और हिना से टकरा जाता है, जिसने उसे कुछ बातें छिपाते हुए सुना था। वह कहती है कि वह हाल ही में अजीब और ठंडा व्यवहार कर रहा था, लेकिन अब वह उस परिपक्व ताकामिची जैसा लगता है जिससे उसे प्यार हो गया था। अचानक ड्रेचेन का फोन आता है, जो उसे मौसाशी मंदिर में टॉमन की बैठक में बुलाता है। हिना भी साथ जाने की जिद करती है। जब वे पहुंचते हैं तो वह जगह बाइकर्स से भरी होती है। दूसरी डिवीजन के कप्तान ताकाशी मित्सुया ताकामिची को पहचान लेते हैं और उसे माइकी के पास ले जाते हैं। ड्रेन ताकुमिची को उसकी गर्लफ्रेंड को लाने के लिए डांटता है और कराओके रूम वाली लड़की एम्मा से उस पर नजर रखने को कहता है। एम्मा ताकुमिची को काय कहती है, जिससे हिना हैरान हो जाती है। जब एम्मा बताती है कि वह उसे अधनंगा छोड़कर भाग गया तो हिना आपा खो बैठती है और उसकी पिटाई कर देती है। ग्रेटर देन मुझे बहुत अफसोस है हिना। बाद में एम्मा मानती है कि उसने ये सब सिर्फ ड्रेन को जलन दिलाने के लिए किया था, लेकिन ड्रेन को तो सिर्फ माइकी की ही फिक्र रहती है। टॉमन की बैठक शुरू होती है। चर्चा का विषय है मोबिया के साथ उनका झगड़ा। पच्चिन गुस्से से आग बबूला है क्योंकि मोबिया के नेता ओसनाई ने उसके सबसे अच्छे दोस्त को पीटा और उसकी प्रेमिका पर उसके सामने ही हमला किया। पच्चिन बदला लेना चाहता है, वह खून का प्यासा है। माइकी पूछता है कि क्या कोई डरा हुआ है, लेकिन पूरा गिरोह लड़ने के लिए तैयार है। फिर वह घोषणा करता है कि 3 अगस्त को मौसाशी उत्सव के दौरान टॉमन मोबिया को कुचल देगा। ताकामिची हिल जाता है। ये वही दिन है जब ड्रेन की मृत्यु होती है। अगले दिन ताकामिची ड्रेन और माइकी का पीछा करता है। वह देखता है कि ड्रेन एक ढाबे पर खिलौने के झंडे से कंघी कर रहा है और फिर जब वह सो जाता है तो उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर ले जाता है। बाद में अस्पताल में वे पच्चिन के दोस्त की प्रेमिका से मिलने जाते हैं। उसके पिता गुस्से में अंदर आते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं। माइकी बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेन माइकी का सिर झुकाकर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। ये सब देखकर ताकामिची को यकीन हो जाता है, इन दोनों के बीच कभी लड़ाई नहीं हो सकती। ये सब एक साजिश है। ग्रेटर देन इन दोनों के बीच कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। ग्रेटर देन यहाँ हमें ड्रेन की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है। शाबुया की झुग्गियों में एक वेश्या माँ के यहाँ जन्मा, जिसने उसे छोड़ दिया था। वह अपनी लंबाई के कारण दूसरों को डराता हुआ बड़ा हुआ। अभी भी मिडिल स्कूल में पढ़ते हुए उसे मिला उसके शरीर पर बना ड्रैगन का टैटू तो मशहूर है, लेकिन जब एक पुराने गिरोह ने उसे बुरी तरह पीटा तो उन्होंने उसे माइकी नाम के एक लड़के को लाने के लिए भेजा। ड्रेन को किसी भारी भरकम और ताकतवर आदमी की उम्मीद थी, लेकिन उसे वहां एक छोटा सा लड़का मिला। फिर भी वह माइकी को गिरोह के पास ले आया। बिना किसी झिझक के माइकी ने उड़ती हुई लात मारी, जिससे गिरोह का सरगना बेहोश हो गया और बाकी सब चौंक गए। माइकी प्रभावित हुआ और उसने ड्रेन को अपना दोस्त बना लिया। यहीं से टॉमन की मशहूर जोड़ी की शुरुआत हुई। वर्तमान में वापस आते हुए ताकामिची नातो से कहता है कि माइकी और ड्रेन के बीच कभी लड़ाई होना नामुमकिन है। उन्हें और जानकारी चाहिए। उनका सुराग ओसानाई मोबिया का पूर्व सरगना है। वे उसे एक निर्माण स्थल पर ढूंढ निकालते हैं जहां उसका बॉस उसे डांट रहा होता है। गिरोह का पूर्व सरगना अब बस एक आम सिपाही है। घबराया हुआ और टूटा हुआ ओसानाई जोर देकर कहता है कि उसने ड्रेन की मौत का आदेश कभी नहीं दिया। इसके बजाय वह कहता है कि किसी और ने टॉमन में आपसी कलह पैदा करने के लिए इस झगड़े को अंजाम दिया था। वह दावा करता है कि अगर ड्रेन की मौत न हुई होती तो उसकी जिंदगी कभी बर्बाद न होती। अब शक हकीकत में बदल गया है। किसी ने टॉमन को अंदर से तबाह करने के लिए मोबियास का इस्तेमाल किया। ताकामिची माइकी को चेतावनी देने के लिए अतीत में लौटता है। वह एक मोटरसाइकिल पर जागता है और अकून जिंदा और ठीक ठाक है। बेहद खुश होकर ताकामिची वह उसे हेयर स्टाइलिस्ट बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर वह माइकी को ढूंढने के लिए दौड़ता है, जो ड्रेन पच्चिन और पैन के साथ है। हताश होकर ताकुमिची उनसे लड़ाई रद्द करने की विनती करता है, ये कहते हुए कि यह एक जाल है। हालांकि वह ये नहीं बता पाता कि उसे यह कैसे पता चला। पैन अपना आपा खो बैठता है और उसे पीट देता है। माइकी घोषणा करता है कि उसने अपना मन बना लिया है। वे लड़ रहे होते हैं जब ड्रेन पहले मोबिया की जांच करने का सुझाव देता है। माइकी पलटवार करता है और उस पर टोमन के खिलाफ जाने का आरोप लगाता है। तभी ओसानाई पूरे मोबिया दल के साथ आता है और कम संख्या में मौजूद टोमन को घेर लेता है। जाल बिछ जाता है। ग्रेटर देन ये युद्ध है। ग्रेटर देन ताकुमिची ओसानाई को घूरता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि यह वही आदमी है जिसे उसने भविष्य में देखा था। कम आका जाने के डर से ओसानाई उसे एक मुक्का मारता है। पच्चिन अपने दोस्त का बचाव करने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन शक्तिशाली सभी को पीछे हटने का आदेश देता है। यह पा की लड़ाई है, लेकिन ये कोई लड़ाई नहीं है। यह एक नरसंहार है। ओसाई ने बिना पसीना बहाए पॉ को हरा दिया। पॉ के जमीन पर गिरने से पहले ही माइकी ने उसे पकड़ लिया। पॉ ने माफी मांगी, खुद को बेकार महसूस करते हुए, लेकिन माइकी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह हारा नहीं है।
मुझे माफ करना। ग्रेटर देन कोई बात नहीं, तुम हारे नहीं हो। ग्रेटर देन मोबियस हंसता है। माइकी आगे बढ़ता है और एक ही शॉट में ओसानाई को गिरा देता है। मार्शल आर्ट्स फिल्म से सीधे निकली किक। फिर वह पूरे मोबिया गिरोह को चुनौती देता है। अगर किसी को लगता है कि पी हार गया है तो आगे आओ और वह उन्हें एक एक करके गिरा देगा। मिकी स्पष्ट कर देता है कि जब तक वह टॉमन का नेतृत्व करता है, टॉमन में कोई भी कभी नहीं हारेगा। हारा हुआ और हताश, ओसानाई एक टूटी हुई बोतल उठाता है और मिकी और ड्रेन पर हमला करता है, लेकिन ड्रेन आसानी से उसे रोक देता है। वह थूकते हुए कहता है कि ओसानाई असली बदमाश उसी क्षण से नहीं रहा जब उसने एक महिला पर हमला किया और किसी के माता पिता पर हमला किया। दोनों की जबरदस्त ताकत देखकर मोबिया कांप उठता है। ड्रेकन घोषणा करता है कि अब से मोबिया टॉमन का है। पुलिस सायरन बजते ही सब तितर बितर हो जाते हैं। ताकामिची को याद आता है कि यही वह घटना थी, लेकिन वह हैरान है कि चीजें इतनी शांति से समाप्त हो गईं। फिर कहानी पलट जाती है। पचिन ओसानाई की पीठ में छुरा घोंप देता है और कहता है कि वह इसे यूं ही जाने नहीं दे सकता। ग्रेटर देन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। सबके स्तब्ध रह जाने पर पी उन्हें अलविदा कहता है और कहता है कि वह खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। ताकुमिची अस्पताल में जागता है और एम्मा उसके बगल में होती है। जब वह माइकी और ड्रेकन के बारे में पूछता है तो एम्मा रोते हुए बताती है कि पैचिन को लेकर उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी। टोलमैन गुटों में बंट गया, माइकी का पक्ष और ड्रेन का पक्ष। जब हिना ताकुमिची की बाहों में रो रही होती है तभी वह अंदर आती है और जाहिर है उसे गलतफहमी हो जाती है। कुछ दिनों बाद ड्रेकन ताकुमिची के घर आता है, लेकिन जब ताकुमिची माइकी का जिक्र करता है तो ड्रेन भड़क उठता है, मेज पर जोर से हाथ पटकता है और अपनी पहेली बिगाड़ देता है। वह गुस्से में बाहर निकल जाता है और कहता है कि तोमान का खेल खत्म हो गया है। बाहर उसकी मुलाकात माइकी से होती है। दोनों झगड़ने लगते हैं और ताकुमिची की सबसे कीमती चीजें, उसकी साइकिल, उसका सामान, उसके खजाने, सब कुछ तोड़ देते हैं। अपनी छोटी सी दुनिया को बिखरते देख ताकुमिची आखिरकार आपा खो बैठता है और उन्हें रुकने के लिए चिल्लाता है। ग्रेटर देन अब आगे की बात। ग्रेटर देन दोनों को एहसास होता है कि वे हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। ताकुमिची माइकी को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन चूक जाता है और कचरे के ढेर में गिर जाता है। अपने दोस्त को कचरे में सना देखकर ड्रेन माफी मांगता है। ताकुमिची समझाता है कि उनकी लड़ाई तोमान को तोड़ देगी और उन्हें अपने आसपास के किसी की परवाह नहीं है। माइकी ने ताकुमिची के सिर पर मल देखा और बदबू असहनीय होने के कारण वह और ड्रेकन भाग गए। कुछ देर बाद ताकुमिची, जिसके बाल अब साफ थे, उन दोनों को ढूंढ लेता है। वे सुलह कर चुके थे और उससे माफी मांग चुके थे। माइकी को याद भी नहीं था कि वे क्यों लड़ रहे थे, लेकिन ताकुमिची ने इसका कारण समझ लिया। यह मामला पच्चिन के बारे में था। माइकी उसकी मदद करना चाहता था, जबकि ड्रेकन अपने दोस्त के आत्मसमर्पण करने के फैसले का सम्मान करना चाहता था। दोनों के फिर से एक साथ आने से ताकुमिची को लगता है कि उसने इतिहास बदल दिया है और अब ड्रेन नहीं मरेगा। हिना और एम्मा आती हैं और हिना ताकुमिची को 3 अगस्त को होने वाले उत्सव में आमंत्रित करती है। वह तुरंत मान जाता है। उत्सव का दिन आ जाता है। हिना अभी भी एम्मा के साथ हुई गलतफहमी को लेकर थोड़ी नाराज है और ताकुमिची को चुनौती देती है। वह उसे तभी माफ करेगी जब वह शूटिंग गेम में उसके लिए कोई पुरस्कार जीतेगा। वह पूरी कोशिश करता है, निशाने पर लगता है, लेकिन उसे गिरा नहीं पाता। रात गुमसी लगती है, तभी बारिश शुरू हो जाती है और दोनों एक पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। हिना उसे माफ कर देती है क्योंकि उसने देखा कि उसने कितनी मेहनत की थी। माहौल चुंबन के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन ताकुमिची का फोन बजता है। ये काजुशी का फोन है, जिसके पास एक बुरी खबर है। उसने सुना है कि माइकी के गुट के कुछ सदस्य अभी भी गुस्से में हैं और ड्रेन के पीछे पड़े हैं। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। ताकामिची ड्रेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वह किलोमिजू को मोबिया के एक सदस्य से चाकू लेते हुए देखता है, जो कह रहा होता है कि वह ड्रेन को मार डालेगा। ग्रेटर देन मैं ड्रेन को ढूंढूंगा और फिर उसे मार डालूंगा। किमिजू के गिरोह ने ताकुमिची को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की, फिर उसे डक्ट टेप से बांध दिया। कुछ ही देर बाद हिनाता उसे ढूंढ लेती है। ताकुमिची फूट फूट कर रोने लगता है और बताता है कि वह कितना बेकार महसूस कर रहा है। तभी हिनाता उसे चूमती है। वह उससे कहती है कि यह उसका पहला चुंबन था और उसने उसे यह इसलिए दिया क्योंकि वह खास है। सबसे कूल लड़का क्योंकि वह दूसरों के लिए रोता है और परेशान होता है। ग्रेटर देन यह मेरा पहला चुंबन था। मैंने तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि तुम इतने खास हो। ग्रेटर देन उसका आत्मविश्वास वापस आ जाता है। वह खुद को छुड़ा लेता है और किमिजू को रोकने का फैसला करता है। रास्ते में उसकी मुलाकात मित्सुया से होती है और वह उसे हमले के बारे में बताता है, लेकिन मित्सुया को पहले से ही पता था। उसे बस यह एहसास नहीं था कि इसके पीछे किमिजू का हाथ है। वह बताता है कि पेन ही वह है जो विद्रोह कर रही है,
ये सोचकर कि टॉमन ने पचिन को छोड़ दिया है। दूसरी जगह पैन को आखिरकार ड्रेकन और एम्मा मिल जाते हैं। ड्रेकन की तलाश करते हुए मित्सुया बताता है कि पैन ने मोबिया के सदस्यों के साथ मिलकर ड्रेकन को पकड़ने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसे लगता था कि टॉमन ने पैचिन को छोड़ दिया है। जब ड्रेन पैन को देखता है तो वह स्थिति को समझ जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अचानक मोबिया का एक सदस्य पीछे से बल्ले से उस पर हमला कर देता है। ताकुमिची को याद आता है कि यह घटना एक गुप्त योजना के तहत होनी थी। पार्किंग स्थल पर पहुंचकर वे वहां दौड़ पड़ते हैं। उन्हें ड्रेन कई मोबिया सदस्यों से अकेले लड़ते हुए मिलता है। थका हुआ ड्रेन बैठ जाता है और मित्सुया को मोर्चा संभालने के लिए कहता है। तभी माइकी की मोटरसाइकिल की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है। माइकी को एहसास होता है कि उसे जानबूझकर वहां से ले जाया गया था ताकि पैन ड्रेन पर हमला कर सके। तभी मोबिया का कार्यवाहक नेता शुजी हन्मा प्रकट होता है। वह माइकी को चकमा देने का दावा करता है और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अजय माइकी की मशहूर किक को रोकने में कामयाब हो जाता है। हन्मा टोमन में आंतरिक युद्ध छेड़ने की अपनी योजना का खुलासा करता है। फिर वह लड़ाई के लिए 100 मोबिया सदस्यों को बुलाता है। ताकुमिची को एहसास होता है कि भविष्य को बदलने की कोशिश में उसने एक और बड़ा संघर्ष खड़ा कर दिया है। जैसे ही टोमन के चारों सदस्य भीड़ में समा जाने वाले होते हैं, बाकी गिरोह के सदस्य अपनी बाइकों पर युद्ध के लिए तैयार होकर पहुंच जाते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है और ताकुमिची कियोमिज़ु से ड्रेन की रक्षा करने के लिए उसे बेताब होकर ढूंढता है। इस अफरा तफरी के बीच माइकी का सामना पैन से होता है, जो उस पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। माइकी पलटवार नहीं करता। वह कहता है कि ताकुमिची ने उसे सिखाया था कि अगर टॉलमैन अलग हो जाए तो उसे कितना दुख होगा और वह ऐसा नहीं चाहता। वह अपने ही परिवार से लड़ना चाहता है। वह पीन से कहता है कि जब तक वह संतुष्ट न हो जाए तब तक उसे मारता रहे, लेकिन उसके बाद उनके पास वापस आ जाए। इसी बीच ताकुमिची को आखिरकार कियोमिज़ु दिख जाता है। वह खून से लथपथ चाकू लिए वहीं खड़ा है और बार बार दोहरा रहा है, मैंने किया। ताकुमिची मुड़ता है और दृश्य दिल दहला देने वाला होता है। ड्रेन जमीन पर पड़ा है, उसके पेट में चाकू के घाव से खून बह रहा है। वह मंगिरो को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है, लेकिन शुजी प्रकट होता है और क्लब के बाउंसर की तरह माइकी को रोककर उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। समय बर्बाद किए बिना मंगिरो ताकुमिची से केन का ध्यान रखने के लिए कहता है। ताकुमिची केन को अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल की ओर भागने की कोशिश करता है। रास्ते में हिनाताए और एम्मा आ जाती हैं और उसे बताती हैं कि उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली है, लेकिन शांति क्षणिक होती है। कियोमिज़ु और उसका गिरोह पार्टी में हंगामा मचा देते हैं। केन मौत के कगार पर होते हुए भी ताकुमिची से कहता है कि लड़कियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, लेकिन ताकुमिची भागते भागते थक चुका है। कायरता के कारण वह पहले ही सब कुछ खो चुका है और अब वह ठान लेता है कि इस बार वह हार नहीं मानेगा। ग्रेटर देन मैं इस बार नहीं भागूंगा। इस बार मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। कियोमासा का सामना कियोमासा से होता है और वह कहता है कि उनकी आमने सामने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि वह हारा नहीं है। कियोमासा को लगता है कि वह पागल हो गया है, लेकिन जब केन, हिना और एम्मा ताकुमिची की जीत पर दांव लगाने लगते हैं तो वह चिढ़ जाता है। हमारा हीरो एक मुक्का मारता है, लेकिन कियोमासा गंदी चाल चलता है और उसकी बाह में चाकू घोंप देता है और कहता है, ये लड़ाई नहीं है, ये तो मौत की सजा है। मार खाते हुए भी ताकुमिची को जापान का सबसे बड़ा बदमाश बनने का अपना सपना याद आता है और उसे एहसास होता है कि सब कुछ गलत होने के लिए वह खुद ही जिम्मेदार था। नई ऊर्जा के साथ वह आगे बढ़ता है, कियोमासा को काटता है और उसे पीछे से गर्दन पकड़कर नीचे गिरा देता है, चिल्लाते हुए कि वह ताकुमिची है। जीत। जैसे ही कियोमासा का गिरोह हमले की तैयारी करता है, तभी मदद आ जाती है। अत्सुशी और उसके साथी आते हैं पूरी ताकत से। हिनिता के फोन की बदौलत उनकी पिटाई होती है, लेकिन ताकुमिची से प्रेरित होकर वे फिर से उठ खड़े होते हैं। अचानक एम्बुलेंस के सायरन की आवाज गूंजती है और ताकुमिची मुस्कुरा उठता है। उन्होंने ये लड़ाई जीत ली है। जब पैरामेडिक्स ताकुमिची और केन का इलाज कर रहे होते हैं, टॉमन मोबास को खत्म कर देता है। अब केवल मंगिरो और शुजी हन्मा बचे हैं। माइकी की सहनशक्ति से प्रभावित होकर हन्मा जाने का फैसला करता है, लेकिन बिना कुछ लिए नहीं। एक स्पॉइलर बता रहा हूँ, वेल्हाला का गठन कांटो का सबसे खतरनाक गिरोह गठबंधन, जिसके उप कमांडर के रूप में वह है। एम्बुलेंस में माहौल पूरी तरह से मेडिकल ड्रामा जैसा है। केन ताकुमिची को धन्यवाद देता है और फिर अचानक उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। ग्रेटर देन बहुत बहुत धन्यवाद ताकुमिची। ग्रेटर देन अस्पताल में पूरा दल बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मंगिरो पूरे विश्वास के साथ कहता है कि केन नहीं मरेगा क्योंकि उन्होंने मिलकर दुनिया पर राज करने का वादा किया था, और आप जानते ही होंगे वह सही था। सर्जरी सफल रही और केन बच गया। सभी जश्न मनाते हैं। ताकुमिची को तब एहसास होता है कि आधी रात हो चुकी है। ये 4 अगस्त है। केन की मृत्यु की तारीख 3 अगस्त थी। उसने कर दिखाया।
मिशन सफल रहा। बाद में वह मंदिरों को अकेले राहत की सांस लेते हुए रोते हुए देखता है और उस पल को खराब न करने का फैसला करता है। ग्रेटर देन मुझे ऐसे ही सुरक्षित रखो तुम। एक हफ्ते बाद ताकुमिची एक किंवदंती बन चुका है। वह अपनी प्रसिद्धि का आनंद ले रहा है, लेकिन जब वह केन से मिलने जाता है तो उसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने के लिए खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। इसकी भरपाई के लिए केन उसे एक शानदार उपहार देता है, टॉमन की स्थापना के समय की मंदिरों की मूल वर्दी। यह उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। छत पर मंदिरों सोच में डूबा हुआ है। ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकामिची को बाकी सब लोगों से पहले सब कुछ कैसे पता था, और फिर वह उससे सीधे पूछता है, तुम कौन हो? इससे पहले कि ताकामिची कोई बहाना बना पाता, वह वापस जाने का फैसला करता है। वह हिना को 4 पत्तियों वाला तिपतिया घास का हार देता है और नातों से हाथ मिलाता है। वर्तमान में वह अभी भी किराए की दुकान पर काम कर रहा है, लेकिन कुछ बदल गया है। अत्सुशी अब एक हेयर ड्रेसर का सहायक है और उसे अपना पहला ग्राहक बनने के लिए आमंत्रित करता है, एक पुराना वादा पूरा करते हुए। ताकामिची बहुत खुश है। अचानक उसका फोन बजता है। नातो उसे बता रहा है कि वह सफल हो गया है और उन्हें हिनाता से मिलने जाना है। ग्रेटर देन मेरी बहन से मिलना चाहते हो? नातो की कार में ताकामिची को मुश्किल से विश्वास हो रहा है, लेकिन जब वह उसके अपार्टमेंट भवन पहुंचता है तो असुरक्षा उसे बुरी तरह घेर लेती है। वह खुद को एक असफल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो उसके लायक नहीं है, महसूस करता है और जाने का फैसला करता है। लेकिन भाग्य आश्चर्यों से भरा है और वह वयस्क हिना से टकरा जाता है। उसे देखकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसे वह सब याद आ जाता है जो उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सहा था। ग्रेटर देन ओह हिना। उसके अपार्टमेंट में उनका मिलन बेहद अजीब था। चारों ओर इतनी गहरी चुप्पी छाई हुई थी कि उसे चाकू से भी काटा जा सकता था। अब टोड चुप्पी तोड़ने की कोशिश करता है और उन्हें ड्राइव पर ले जाता है, लेकिन उसे अचानक बुला लिया जाता है। काम पर जाने के बाद हिनाता उन दोनों को अकेला छोड़ देती है। हिनाता एक पार्क में रुकती है और उस लड़के के बारे में बात करने लगती है जिसे वह पसंद करती थी और जिसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। ताकुमिची को लगता है कि वह आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह उसी के बारे में बात कर रही है। उसकी यादें हिनाता की कहानी से मेल नहीं खाती, जिससे वह पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। स्थिति को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह बाथरूम जाता है ताकि हिम्मत जुटाकर हिनाता को फिर से डेट पर जाने के लिए कह सके। वापस आते समय उसकी मुलाकात शुई हनमा से होती है, जो एक खतरनाक टिप्पणी करता है। ताकुमिची को एक बुरा एहसास होता है। वह वापस कार की ओर भागता है और एक भयानक दृश्य देखता है। एक और वाहन ने नातो की कार को टक्कर मार दी है, जिसमें हिनाता बैठी थी। दूसरी कार का चालक गंभीर रूप से घायल केन है। वह दूसरे भविष्य के उन्हीं शब्दों को दोहराता है, किसाकी का डर और ताकुमिची से सभी को बचाने की गुहार। ग्रेटर देन काकी से बहुत डरा हुआ हूँ। ग्रेटर देन कुछ ही देर बाद उसकी कार में विस्फोट हो जाता है। ताकुमिची हिनाता के पास दौड़ता है, जो फंसी हुई है और मर रही है। उसके साथ अपने आखिरी पलों में वह कबूल करता है कि उसने हमेशा उससे प्यार किया है। वह उसे धन्यवाद देती है और प्यार के आखिरी भाव में कार के आग की लपटों में गिरने से ठीक पहले उसे कार से बाहर धकेल देती है। ग्रेटर देन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ग्रेटर देन तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मैं नहीं चाहता तुम्हें भी यही मरना होगा। आग को घूरते हुए अपने सुखद अंत को राख में बदलते हुए देखकर ताकामिची कसम खाता है कि वह जितनी बार चाहे उतनी बार वापस जाएगा। लेकिन अब मिशन बदल गया है। वह सिर्फ हिना को बचाने नहीं जा रहा है, वह टॉमन का मुखिया बनकर नियति को हमेशा के लिए फिर से लिखने जा रहा है। ग्रेटर देन मैं टॉम का नेता बनने जा रहा हूँ। ग्रेटर देन हिनाता के अंतिम संस्कार में ताकामिची दुर्घटना स्थल पर है और उसके मन में हिनाता से कहे गए आखिरी शब्द गूंज रहे हैं। दर्द इतना असहनीय है कि वह मुश्किल से वेदी तक पहुंच पाता है। उसके बगल में नातो फूट फूट कर रो रही है, पूरी तरह से टूट चुकी है। स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए हिना की मां आती है। ताकामिची को वह हार देती है जो उसने उसे दिया था और उसे बताती है कि उसकी बेटी उससे कितना प्यार करती थी, जिससे हमारा नायक पूरी तरह से टूट जाता है। जांच में वापस आते हुए नातो को पता चलता है कि कार चलाने वाले अत्सुशी का मूल भविष्य में एक परिवार था। निष्कर्ष भयावह है। उन्होंने उसके परिवार का इस्तेमाल करके उसे अपराध करने के लिए ब्लैकमेल किया था। ताकुमिची को एहसास होता है कि ड्रेन को बचाने से कुछ भी नहीं बदला और वह फैसला करता है कि एकमात्र उपाय जोकर के स्तर की एक पागलपन भरी योजना है। वह अतीत में लौटेगा, टोमोमन का नेता बनेगा और उसे नष्ट कर देगा। अंदर से ही गिरोह का खुलासा। नारुतो हंसता है, सोचता है कि यह एक मजाक है, लेकिन ताकुमिची पूरी तरह गंभीर है, ये समझने की कोशिश में कि आखिर हुआ क्या। वे ड्रेन से मिलने जाते हैं, जो मरा तो नहीं, लेकिन उसका भविष्य लगभग बदतर है। उसे मौत की सजा सुनाई गई है।
ड्रेन ताकुमिची को देखकर खुश होता है और उसे बताता है कि इस सब के लिए असली जिम्मेदार किसाकी नाम का एक आदमी है। जाहिरा तौर पर माइकी के लिए किसाकी का प्यार एक घिनौनी नफरत में बदल गया है और अब वह माइकी की हर प्यारी चीज को नष्ट करना चाहता है। जाने से पहले ड्रेन ताकुमिची से कहता है कि वह टोक्यो से निकल जाए क्योंकि किसाकी उसे मारने की कोशिश करेगा। ताकुमिची अतीत में लौटता है और पलक झपकते ही वह एक स्नानघर में होता है। अचानक माइकी पानी से बाहर निकलता है, बहुत ही चंचल अंदाज में। ड्रेन भी वहीं है, शैम्पू की टोपी पहने हुए, जो उसके भयावह भविष्य को देखते हुए हास्यास्पद है। ताकुमिची सोचता है कि वे दिन कितने अच्छे थे, और तभी माइकी एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वे नए 3rd डिवीजन कप्तान के नाम की घोषणा के लिए एक बैठक में जा रहे हैं। ग्रेटर देन नए 3rd डिवीजन कप्तान का स्वागत है। माहौल तनावपूर्ण है और ताकुमिची को तो ये भी लग रहा है कि पदोन्नति शायद उसी के लिए है। लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक ऐसा व्यक्ति निकलता है जिसे कोई नहीं जानता। अपेक्षित व्यक्ति प्रकट होता है, किसाकी। ताकुमिची नाम को तुरंत पहचान लेता है और उसे कुछ गड़बड़ होने का आभास होता है। स्थिति और भी बिगड़ जाती है जब टॉमन के सदस्यों को पता चलता है कि काकी उनके प्रतिद्वंद्वी गिरोह मोबिया का पूर्व सदस्य है और तनाव और भी बढ़ जाता है। इसके बावजूद माइकी इसे आधिकारिक रूप से घोषित कर देता है, किसाकी नया कप्तान है। ग्रेटर देन तो अब किसाकी नया कप्तान है। ये जानते हुए कि यही व्यक्ति सारी बुराई की जड़ है, ताकुमिची वही करता है जो एक शोनन नायक करता है। वह दौड़कर जाता है और समारोह के बीच में ही किसाकी के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। इस अफरा तफरी के बीच बाजी नाम का एक व्यक्ति प्रकट होता है। ताकुमिची की जमकर पिटाई करता है, टॉमन छोड़ने की घोषणा करता है और दुश्मन गिरोह वलहल्ला में शामिल होने का ऐलान करता है। मानो इतना ही काफी नहीं था, किसाकी उठता है और एक ही मुक्के से ताकुमिची को बेहोश कर देता है। क्या ही दिन था, है ना? ताकुमिची माइकी के साथ उठता है। फिर माइकी एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जो किसी गैंगस्टर फिल्म के लायक हो। वह चाहता है कि ताकुमिची बाजी को वलहल्ला से वापस लाए। बदले में ताकुमिची उससे मांग करता है कि वह किसाकी को टिलमैन से बाहर निकाल दे। मिकी मान जाता है, लेकिन एक भयानक शर्त के साथ। अगर ताकुमिची नाकाम रहता है तो वह उसे खुद मार डालेगा। सौदे को पक्का करने के लिए मिकी घोषणा करता है कि ताकुमिची अब एक मित्सुया के नेतृत्व में दूसरी डिवीजन में टॉमन का आधिकारिक सदस्य। बाद में अकेले में ताकुमिची को जमीन पर एक ताबीज मिलता है। उसके अंदर टॉमन के संस्थापक सदस्यों की एक पुरानी तस्वीर है, लेकिन उसमें एक अजीब बात है। तस्वीर में 5 नहीं बल्कि 6 लोग हैं। अगले दिन स्कूल में ताकुमिची यह सोचने में लगा रहता है कि वह माइकी द्वारा दिए गए आत्मघाती मिशन को कैसे पूरा करेगा। तभी शरारती और ज्ञानी काजुशी गिरोहों के बारे में ज्ञान देने के लिए आता है। वह बताता है कि टॉमन में किसाकी के गिरोह के शामिल होने के बाद भी लगभग 150 सदस्य हैं। वहीं प्रतिद्वंद्वी गिरोह वलहल्ला, मोबिया और अन्य समूहों के बचे हुए सदस्यों से बना है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 300 लोग हैं। दूसरे शब्दों में टॉमन पूरी तरह से नुकसान में है। वलहल्ला इतना रहस्यमय है कि उसका नेता अज्ञात है, इसलिए उसे सिरविहीन देवदूत उपनाम मिला है। स्पष्टीकरण के बीच में ही तस्वीर में दिख रहा काजुरा खुद ताकामिची को ढूंढते हुए कक्षा में आ जाता है। वह मुस्कुराता हुआ और दोस्ताना व्यवहार करता है, लेकिन जब काजुरा लापरवाही से अपने ही अधीनस्थों के पैर तोड़ने की बात करता है तो ताकामिची को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। तमाम चेतावनी भरे संकेतों के बावजूद ताकुमिची उसके साथ वलहल्ला के ठिकाने पर जाने के लिए राजी हो जाता है। आखिरकार यही बाजी को ढूंढने का उसका मौका है। वह जगह एक सुनसान आर्केड है जो किसी फिल्म के खलनायक के अड्डे जैसी दिखती है। वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण है, टॉमन से बिल्कुल अलग। अंदर ताकुमिची को बाजी एक कठिन परीक्षा से गुजरते हुए मिलता है। वह वलहल्ला के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए टॉमन के अपने पूर्व वाइस कैप्टन को बेरहमी से पीट रहा है। वलहल्ला का कार्यवाहक कमांडर हनमा ताकुमिची को गवाह बनाकर यह साबित करता है कि बाजी ने सचमुच टॉमन के साथ विश्वासघात किया है। इस गवाही के साथ बाजी को आधिकारिक तौर पर गिरोह में शामिल कर लिया जाता है। हैरान ताकुमिची बाजी से पूछता है कि एक संस्थापक सदस्य टॉमन के साथ विश्वासघात क्यों करेगा। तभी बाजी एक चौंकाने वाला खुलासा करता है, काजुतुरा भी एक संस्थापक सदस्य है। वह 2003 की गर्मियों की एक कहानी सुनाना शुरू करता है, जब वे बच्चे थे और एक भयानक दुर्घटना हुई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। नवगठित टोक्यो मांगी गैंग या टॉमन 2 पहियों पर जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। समस्या यह है कि माइकी एक मोपेड पर है जो मोटरयुक्त साइकिल जैसी है और पूरे दल को उसके लिए धीरे धीरे चलना पड़ता है। केन और बाकी लोग शिकायत करते हैं, लेकिन माइकी ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसकी छोटी सी बाइक उसकी सपनों की मोटरसाइकिल CB250T स्ट्रीट हॉक हो। अचानक कुछ बड़े लड़कों का एक गिरोह आ जाता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है।
उनमें से एक लड़का माइकी की मोपेड तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन माइकी उसे घूरकर देखता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने बाइक पर खरोंच भी लगाई तो वह मर जाएगा। बदमाश डर जाता है और गिरोह अगली बार उन्हें सबक सिखाने का वादा करके चला जाता है। जैसे ही वे अपनी सवारी जारी रखते हैं, माइकी की मोपेड रुक जाती है। अंदाजा लगाए क्या हुआ, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया है। ड्रेन गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने उसे बताया था कि वे लंबी सवारी पर जा रहे हैं। ये तय करने के लिए कि कौन पेट्रोल लाएगा, माइकी पत्थर, कागज, कैंची का खेल खेलने का सुझाव देता है और बाजी हार जाता है। जब वह पेट्रोल पंप की ओर जाता है तो बाकी लोग समुद्र तट पर चले जाते हैं। बाजी को कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता, लेकिन उसकी मुलाकात उसी गिरोह से हो जाती है जिनसे वह पहले मिला था। वे अपना वादा पूरा करने और मोपेड को जलाने का फैसला करते हैं, लेकिन इससे पहले वे बाजी की जमकर पिटाई करते हैं। मार खाते हुए भी वह बाइक को बचाने के लिए खुद को बाइक पर फेंक देता है और चिल्लाता है कि कोई भी माइकी की बाइक को हाथ न लगाए। अचानक माइकी खुद प्रकट होता है, अपनी मोपेड को लात मारता है और पूछता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की, जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। इस मामले में महत्वपूर्ण चीज बाजी थी। अब ये उन दोनों का पूरे गिरोह से मुकाबला। 13 अगस्त 2003 के एक फ्लैशबैक में काजुरा बाजी को फोन करके माइकी के जन्मदिन के तोहफे के रूप में एक दुकान से CB250T चुराने का मिशन देता है। बाजी हिचकिचाता है, कहता है कि माइकी को चोरी का तोहफा पसंद नहीं आएगा, लेकिन काजुरा उसे मना लेता है। उसी रात वे दुकान में सेंध लगाते हैं। बाजी अभी भी दुविधा में है, लेकिन वह उनके साथ चला जाता है। जैसे ही वे भागने वाले होते हैं, दुकान का मालिक आ जाता है। ये शिनिचिरो है, माइकी का बड़ा भाई। बाजी उसे पहचान लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता, काजुरा दौड़ता हुआ आता है और एक औजार से शिनिचिरो के सिर पर वार कर देता है। सदमे में काजुरा घबरा जाता है और कहता है कि उसने यह माइकी के लिए किया, इसलिए यह माइकी की गलती है और अब उसे माइकी को मारना होगा। पुलिस आती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही उन्हें ले जाया जा रहा होता है, माइकी पूरी तरह से भ्रमित होकर आ जाता है। बाजी बस रो सकता है और माफी मांग सकता है। ग्रेटर दैन मुझे बहुत अफसोस है। ग्रेटर दैन इस दुखद कहानी को सुनाने के बाद बाजी को आधिकारिक तौर पर वलहल्ला में स्वीकार कर लिया जाता है और उसे उसकी गैंग जैकेट मिल जाती है। कार्यवाहक बॉस हन्मा ताकुमिची को माइकी को ये बताने के लिए कहता है कि टॉमन और वलहल्ला के बीच लड़ाई 31 अक्टूबर को होगी। एक कबाड़खाने में ताकुमिची तबाह हो जाता है, ये सोचकर कि बाजी को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन बुरी तरह पिटा हुआ एक आदमी उससे बात करने के लिए कहता है। ये चीफ फुयू है, टॉमन के पहले डिवीजन का वाइस कैप्टन, वही जिसे बाजी ने पीटा था। चीफ फुयू एक बड़ा खुलासा करता है। बाजी ने टॉमन के साथ विश्वासघात नहीं किया था। उसने किजाकी की जांच और पर्दाफाश करने के लिए वलहल्ला में घुसपैठ की थी। ताकुमिची और चुयू शिनिचिरो की कब्र पर माइकी और केन को ढूंढते हैं। माइकी कहता है कि वह अंदर से जानता है कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन उसका दिल काजुता को माफ नहीं कर सकता। बाजी को तो छोड़ ही दीजिए जिसने उसका साथ दिया। चिफुयू से प्रेरित होकर ताकुमिची अपने जीवन की सबसे बड़ी घोषणा करता है। वह माइकी से कहता है कि वह एक दिन टॉमन का नेता बनेगा और एक दिन तुम्हें मुझे बॉस के रूप में स्वीकार करने पर मजबूर कर देगा। यही मेरी सच्ची इच्छा है। बाद में चीफ फुयू और ताकुमिची एक साझेदारी बनाते हैं। चीफ फुयू उसे नेता बनने में मदद करेगी, बशर्ते वह किजाकी को हराने में उसकी मदद करे। अपनी जांच शुरू करने के लिए वे अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी ओसानाई से मिलते हैं। ओसानाई उन्हें बताता है कि किजाकी एक शातिर दिमाग वाला व्यक्ति है जिसने उसे मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया, पैसिन के पतन की योजना बनाई और यहाँ तक कि ड्रेन की मौत की भी, ये सब टोमन के पद पर पहुंचने के लिए किया। अब किजाकी की नई तलवार शुजी हन्मा है। निष्कर्ष स्पष्ट है, किजाकी ही वलहल्ला का असली नेता है। इस जानकारी के साथ ताकुमिची वर्तमान में लौटता है और सीधे ड्रेचेन के पास जाता है। वह पूछता है कि क्या वलहल्ला का नेता किजाकी था, लेकिन ड्रेचेन इससे इनकार करता है। और फिर आता है चौंकाने वाला खुलासा, वलहल्ला का नेता माइकी था। वह बताता है कि ब्लडी हैलोवीन के दिन टॉमन वलहल्ला से हार गया था और वलहल्ला के नेतृत्व में टोक्यो मोंगजी गिरोह का गठन हुआ। ताकुमिची को विश्वास नहीं होता, अजय माइकी से टॉमन कैसे हार सकता था। ड्रेचेन जवाब देता है, वे माइकी की वजह से हारे और उस दिन माइकी ने काजुतुरा की हत्या कर दी थी। ड्रेचेन त्रासदी की बाकी कहानी बताता है। किजाकी ने काजुतुरा की हत्या के आरोप से माइकी का नाम साफ करने के लिए एक बलि का बकरा ढूंढा। उसके बाद माइकी अंधकार में डूब गया और टॉमन वलहल्ला में समाहित हो गया। माइकी को कमांडर और काकी को सत्ता के पीछे की शक्ति बनाकर एक विशाल संगठन बन गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी अधूरी रह गई थी। माइकी ने काजुतुरा को इसलिए मार डाला क्योंकि इससे पहले काजुतुरा ने उसके सामने ही बाजी को मार डाला था। ताकुमिची को आखिरकार अपना नया मिशन समझ आ गया, उसे वापस जाकर बाजी को बचाना होगा।
अगर बाजी नहीं मरा तो माइकी काजुरा को नहीं मारेगा और काकी की योजना विफल हो जाएगी। ताकुमिची अतीत में लौटता है और माइक खुद को हिना के साथ पाता है। हिना उसे एक उपहार देती है, एक तिपतिया घास का लॉकेट, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने हिना को दिया था। यह एक प्यारा पल है जो उसे ताकत देता है। ग्रेटर देन तो अब हम एक जैसे हैं, है ना? ग्रेटर देन इसके लिए धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आया। ग्रेटर देन इस बीच ड्रेकन काजुतुरा से लड़ाई रोकने के लिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन माइकी के लिए काजुतुरा की नफरत बहुत गहरी है। वह इसमें कोई दखल नहीं देना चाहता। ताकुमिची और चीफ फुयू भी बाजी से बात करने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें पीछे हटने के लिए कहता है और कहता है कि वह टॉममन को कुचल देगा। टॉममन की एक बैठक में माइकी लड़ने के लिए तैयार दिखता है, लेकिन आखिरी क्षण में वह अपना कमजोर पक्ष दिखाता है। वह कहता है कि वह एक दोस्त से नहीं लड़ सकता और बलहल्ला को हराने और बाजी को वापस लाने के लिए सभी से मदद मांगता है। भीड़ बेकाबू हो जाती है। 31 अक्टूबर खूनी हैलोवीन आ जाता है। कबाड़खाना पूरे टोक्यो के बदमाशों से भरा हुआ है, जिनमें करिश्माई हितानी भाइयों और लेहमैन नाम के एक क्रूर व्यक्ति जैसे बड़े लोग भी शामिल हैं। एक पुराने जमाने का गुंडा हैंसेन खुद को लड़ाई का रेफरी बताता है। प्रतिनिधियों ड्रेन और काजुतुरा को बुलाया जाता है। ड्रेन एक शर्त रखता है, अगर टॉममन जीतता है तो वे बाजी को वापस चाहते हैं। काजुतुरा ये सुनकर भड़क उठता है और टॉममन को पीट देता है। रेफरी पर चिल्लाते हुए वह कहता है कि वे यहाँ खेल खेलने नहीं बल्कि सबको जान से मारने आए हैं। ग्रेटर देन हम यहाँ तुम्हें बुरी तरह पीटने और सबको मौत के घाट उतारने आए हैं। दोनों गिरोह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ताकुमिची बाजी पर नजर रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लड़ाई किसी अनजान वल्हल्ला वाले से हो जाती है। इसी बीच काजुतोरा मीरो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन केन एक अंगरक्षक की तरह बीच में आ जाता है और उसे बताता है कि वह बॉस पर हाथ नहीं उठाएगा। तभी शुजी हन्मा आता है, केन को धक्का देकर हटा देता है और तय करता है कि अब ये लड़ाई उसकी है। रास्ता साफ होते ही काजुतोरा मीरो का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। ताकुमिची बुरी तरह पिट रहा होता है, तभी मित्सुया आकर उसे बचाता है, लेकिन धन्यवाद के बजाय उसे ध्यान भटकाने के लिए खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। इससे ताकुमिची में जोश आ जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत तब टूट जाती है जब वह दो दैत्यों को अपनी ओर आते देखता है। तभी शिफुयू प्रकट होता है और कहता है कि वह उसकी रक्षा करेगा और वहां मौजूद हर कोई डरा हुआ है। महत्वपूर्ण यह है कि आप हिना की मृत्यु को याद रखते हुए इससे कैसे निपटते हैं। ताकुमिची दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है और आगे बढ़ता है। ग्रेटर देन आओ मैदान में ग्रेटर देन लड़ाई जारी है और टॉममन की संख्या कम है। कमजोर सदस्य पीछे हटने लगते हैं, गिर जाते हैं। केन उनमें से एक की रक्षा करता है, जो पर्याप्त मजबूत न होने के लिए माफी मांगता है। ये देखकर ताकामिची दौड़ने और चिल्लाने लगता है और वल्हल्ला को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। उसका रवैया दूसरों को फिर से उठने के लिए प्रेरित करता है। अब जब उसे देखभाल करने की जरूरत नहीं है, केन हमलावर मोड में आ जाता है और सबको ढेर करना शुरू कर देता है। अंत में एक मुक्के से शुजी को हवा में उछाल देता है। मंगिरो काजुतरा का पीछा करते हुए कारों के ढेर के ऊपर पहुंच जाता है। यह एक जाल है। काजुतरा अपने साथ चोनबो और चोमे जैसे शक्तिशाली सहायक लेकर आया है। वे मंगिरो को नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे काजुतरा को उसके सिर पर धातु के पाइप से वार करने का मौका मिल जाता है। सभी सदमे में हैं, लेकिन मंगिरो खून बहते हुए भी उठ खड़ा होता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? काजुतरा को अपने दुर्व्यवहार करने वाले पिता की याद आती है और कैसे उन्होंने मंगिरो को उसके किशोर जेल भेजे जाने का दोषी ठहराया था। उसका तर्क पूरी तरह से उल्टा है। दुश्मन को मारना आपको हीरो बनाता है। गुस्से में आकर मंगिरो पूछता है कि क्या इसी वजह से उसने उसके भाई को मारा था। एक अवास्तविक हरकत में वह खुद को छुड़ाता है और कजूरा के सिर पर एक लात मारता है, जिससे शायद उस आदमी का दिमाग रीसेट हो जाता है। एक साथ 3 लोगों को नॉकआउट करने के बाद अंततः माइकी बेहोश हो जाता है और वह घुटनों के बल गिर पड़ता है। थके हारे वल्हल्ला के गिद्धों को टोमन के नेता को खत्म करने का सुनहरा मौका मिल जाता है। ताकामिची चारों ओर देखता है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी लड़ाई में व्यस्त है। कोई और चारा न देखकर वह खुद माइकी को बचाने का फैसला करता है। वह अपने बॉस की ओर दौड़ता है, चारों तरफ से वार झेलता है, लेकिन उठता है और आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही वल्हल्ला के कप्तानों में से एक चोजी नाम का एक आदमी माइकी को खत्म करने वाला होता है, किजाकी अचानक कहीं से प्रकट होता है और उसे बेहोश कर देता है। ताकामिची को एक अजीब सा एहसास होता है। उसे याद आता है कि उसने चोजी को किजाकी के साथ पहले भी देखा है। किजाकी घोषणा करता है कि उसका दस्ता माइकी की रक्षा करेगा और टोमन का पूरा दल हीरो के लिए जयकार करता है। उसी क्षण ताकामिची किजाकी की मास्टर प्लान समझ जाता है। अगर टोमन जीतता है तो वह हीरो बन जाएगा, अगर वे हारते हैं तो गिरोह वल्हल्ला में समा जाएगा।
किसी भी तरह काकी ही जीतेगा, और किज़ाकी गायब हो जाता है। ग्रेटर देन अचानक बाजी प्रकट होता है और पाइप से किज़ाकी पर हमला करते हुए कहता है कि वह उसे यहीं खत्म कर देगा। किज़ाकी का दाहिना हाथ बाजी को नीचे गिरा देता है और किज़ाकी, जो पहले ही अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, उसे बाजी को मारने का आदेश देता है। सरदार फुयू बाजी के सामने गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है। उसे ऐसा न करने के लिए कहा गया क्योंकि ऐसा करना विश्वासघात होगा। बाजी ने चीफ फुयू को घूंसा मारा और उसे रास्ते से हटने को कहा। हताश होकर ताकुमिची ने बाजी पर झपट्टा मारा और उसे पूरी ताकत से पकड़ लिया। और फिर एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। काजुतोरा पीछे से प्रकट हुआ और बाजी की पीठ में छुरा घोंप दिया। ताकुमिची ने काजुतोरा को धक्का देकर दूर कर दिया और बाजी ने अविश्वास से कहा कि यह तो बस एक खरोंच है। राहत महसूस करते हुए ताकुमिची ने सोचा कि उसने अपने दोस्त को बचा लिया है और अब उसे नेता बनने के लिए केवल किज़ाकी को हराना है। हालांकि बाजी ने उन दोनों को घूंसा मारा, ताकुमिची को मिकी का ख्याल रखने को कहा और काकी की टुकड़ी के 50 सदस्यों के खिलाफ अकेले ही हमला बोल दिया। ग्रेटर देन आओ कमीनो। उसने किज़ाकी के दूसरे कमांडर को गिरा दिया और बॉस पर पाइप तान दिया, लेकिन अचानक वह खून की उल्टी करने लगा और घुटनों के बल गिर पड़ा। खरोंच कहीं ज्यादा गंभीर थी। बाजी गिर पड़ा। काजुतोरा का घाव जानलेवा था। कलह का उस्ताद किज़ाकी माइकी के दिमाग में जहर घोलने का मौका पाकर कहता है कि काजुतोरा एक मनोरोगी है, लेकिन माइकी बताता है कि पहले बाजी ने ही उसे काजुतोरा को मारने से रोका था क्योंकि वह अपने दोस्त का दर्द समझता था। इसके साथ ही माइकी लड़ाई खत्म होने की घोषणा करता है। इसे साबित करो एक ही लात से हनमा को नॉकआउट कर देता है, जिससे वल्हल्ला के बाकी लोग भाग जाते हैं। ग्रेटर देन ये लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। ग्रेटर देन अरे रुको, तुम्हारा क्या मतलब है कि लड़ाई खत्म हो गई है? ग्रेटर देन अब ये खत्म हो गई है। समझौता क्षणिक है। मिकी काजुतोरा के पीछे जाता है, उसे बुरी तरह पीटने के इरादे से। ताकामिची देखता है, यह महसूस करते हुए कि दुखद भविष्य बिल्कुल नहीं बदला है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि काजुतोरा ने विश्वासघात महसूस किया और इसके लिए बज्जी को चाकू मार दिया, लेकिन उसे तुरंत पछतावा हुआ और उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। तभी बज्जी आखिरी बार उठता है। वह काजुतोरा से कहता है कि चिंता न करे क्योंकि वह उसके हाथों नहीं मरेगा, और फिर वह खुद को चाकू मार लेता है। अपने अंतिम क्षणों में बज्जी ताकामिची पर एक बड़ा खुलासा करता है। किज़ाकी ही असली दुश्मन है। वह बताता है कि काकी ने तोमान में घुसपैठ करने के लिए पच्चिन की कैद का फायदा उठाया। बज्जी ने सब कुछ खुद संभालने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। खुदकुशी करके वह माइकी के काजुतोरा को मारने के कारण को खत्म कर देता है। वह टॉमन और माइकी का भविष्य ताकुमिची को सौंप देता है और अपनी आखिरी सांस लेते हुए चीफ फुयू के साथ बांटने के लिए याकासोबा की एक प्लेट मांगता है और अपने दोस्त की बाहों में दम तोड़ देता है। चीफ फुयू की दर्द भरी चीख गूंजती है और गुस्से से अंधा होकर माइकी फिर से उसे पीटने लगता है। काजुतोरा ताकुमिची बाजी से किए अपने वादे को याद करते हुए उन दोनों के बीच आ जाता है। वह चिल्लाता है कि बाजी का बलिदान उन दोनों को बचाने के लिए था। इस अफरा तफरी में बाजी द्वारा दिया गया एक ताबीज जमीन पर गिर जाता है। मिकी उसे उठाता है और तुरंत पहचान लेता है। ये वही ताबीज है जो उन्होंने टॉमन की स्थापना के दिन दिया था, उस मूल वादे का प्रतीक जिसने उन सभी को एकजुट किया था। हम 19 जून 2003 के समय में वापस जाते हैं। मिकी पूरे दल को मंदिर में बुलाता है। वह बाजी की साइकिल के पीछे बैठा है और जब वे एक लाल बत्ती पर रुकते हैं तो एक बचकाना बहस शुरू हो जाती है। मेरी साइकिल टोक्यो में सबसे अच्छी है। एक एक करके बाकी लोग आते हैं और बहस में शामिल हो जाते हैं। बत्ती हरी हो जाती है और पाचन तेजी से निकल जाता है, चिल्लाते हुए कि उसकी साइकिल सबसे अच्छी है, और मंदिर तक की दौड़ शुरू हो जाती है। दल उसका पीछा करता है, लेकिन मिकी साइकिल के पीछे सो जाता है। उसे गिरने से बचाने के लिए बाजी धीरे धीरे साइकिल चलाता है और सबसे आखिर में पहुंचता है। उसे सोते हुए मिकी को अपनी पीठ पर उठाना पड़ता है। सबसे ऊपर माइकी जाग जाता है और सीधे मुद्दे पर आता है। वह जानना चाहता है कि क्या उन लोगों ने काले ड्रैगन के बारे में सुना है। मित्सुया पुष्टि करता है कि वे बुरे और क्रूर लोगों का एक समूह हैं। फिर माइकी काजुतोरा से पूछता है कि उसने उन्हें ये क्यों नहीं बताया कि वह उन लोगों से अकेले ही लड़ रहा था। फिर बाजी को एक शानदार विचार आता है, उन्हें अपना खुद का गिरोह शुरू करना चाहिए। सभी सहमत हो जाते हैं और बाजी एवेंजर्स की तरह सबको भूमिकाएं सौंपना शुरू कर देता है। माइकी कमांडर, ड्रेकन उप कमांडर, मित्सुया विशिष्ट सुरक्षा दल में, पचिन ध्वजवाहक और बाजी और काजुतोरा अग्रिम पंक्ति में। माइकी गिरोह का नाम टोक्यो मंगेरो रखने का सुझाव देता है, जिसे सभी बेतुका समझते हैं लेकिन मान लेते हैं। उनका लक्ष्य एक ऐसा गिरोह बनाना है जहां हर कोई एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो। जश्न मनाने के लिए वे एक शुभंकर खरीदने का फैसला करते हैं, लेकिन उसकी कीमत 500 येन है और किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं।
जैसे तैसे पैसे जुटाकर वे सिर्फ एक ही खरीद पाते हैं जो वे बाजी को दे देते हैं क्योंकि यह उसी का सुझाव था। ग्रेटर दैन इसे हमारे लिए संभाल कर रखना। बाजी, मुझ पर भरोसा रखना, यह मेरा वादा है। ग्रेटर दैन वर्तमान में वापस माइकी उसी शुभंकर को पकड़े हुए है। पुलिस सायरन बजने लगते हैं और टॉमन से लोग भागने लगते हैं। काजुतोरा वहीं रुक जाता है, बाजी की मौत का दोष अपने ऊपर ले लेता है। वह माइकी के सामने झुकता है और कहता है कि वह इस बोझ को जीवन भर ढोएगा। ग्रेटर दैन लेकिन यह एक ऐसा बोझ है जिसे मुझे जीवन भर ढोना होगा। ग्रेटर दैन टॉमन जीत गया है लेकिन काजुतोरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 सप्ताह बाद चीफ यूल आता है याकिशोबा बाजी की कब्र पर जाता है। उसे याद है जब वह उससे पहली बार मिला था। चीफ फुयू अपने नए स्कूल में सबसे दबंग लड़का था जब तक उसे एक ऐसे छात्र के बारे में पता नहीं चला जिसे 1 साल पीछे कर दिया गया था। वह उस बदमाश को ढूंढने जाता है और बाजी को क्लार्क कैंट की तरह चश्मा लगाए और कंघी किए बालों के साथ पढ़ाई करते हुए पाता है ताकि वह अपनी मां को फिर से रुला न दे। बाद में चीफ फुयू एक गिरोह से घिर जाता है। अचानक बाजी प्रकट होता है, एक पार्ट में मदद के लिए उसे धन्यवाद देता है और अपने नए दोस्त की रक्षा के लिए अकेले ही पूरे गिरोह को हरा देता है। चीफ फुयू विस्मय से भर जाता है और अब तक मिले सबसे शानदार लड़के का अनुसरण करने का फैसला करता है। अंत में ताकुमिची और ड्रेन जेल में काजुतोरा से मिलने जाते हैं। ड्रेन माइकी का संदेश देता है, उसे माफ कर दिया गया है और वह अभी भी टॉमन का हिस्सा है। काजुतोरा से मिलने के बाद ड्रेन ताकुमिची को बताता है कि माइकी अगली गिरोह की बैठक में उससे गंभीर बात करना चाहता है। ताकुमिची बुरी तरह घबरा जाता है, ये सोचकर कि क्या उसने जो किया वह किजाकी को टॉम पर कब्जा करने से रोकने के लिए काफी था। वह ड्रेन का पीछा करता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका मुख्यालय शहर के बीचों बीच है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि ड्रेन एक वेश्यालय में रहता है। वे मुश्किल से लिफ्ट से बाहर निकले ही थे कि एक महिला ने ड्रेन को जल्दी घर आने पर डांटना शुरू कर दिया। जब ड्रेन एक लाइट बल्ब बदल रहा होता है तो रैमी नाम की एक लड़की ताकुमिची को अपना ग्राहक समझकर अपने कमरे में ले जाती है। वह उससे नहाने के लिए कहती है और ताकुमिची यह कल्पना करने लगता है कि ड्रेन ने ही उसके कौमार्य भंग करने के लिए ये सब किया है। लेकिन जब वह नहाकर बाहर आता है तो उसका सामना खुद ड्रेन से होता है जिसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। ग्रेटर दैन तुम ये सब क्या कर रहे हो? ग्रेटर दैन रैमी चिढ़कर चली जाती है। ड्रेन बताता है कि उसके माता पिता नहीं हैं और उसे वहां काम करने वाले सभी लोगों ने पाला है। अपने कमरे में जो गैंग की तस्वीरों से भरा हुआ है वह ताकुमिची को माइकी को काजुतोरा की हत्या करने से रोकने के लिए धन्यवाद देता है। वहां से निकलते समय ताकुमिची एक ऐसी तस्वीर देखता है जिसे देखकर उसे लगभग दिल का दौरा पड़ जाता है। एम्मा, जिस पर ड्रेन का क्रश है, माइकी को गले लगा रही है और कह रही है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ताकुमिची घबरा जाता है और टॉमन के द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की कल्पना करने लगता है। हीना और नातो आ जाते हैं और तीनों जासूस बनकर उस संदिग्ध जोड़े का पीछा करने लगते हैं। हीना को यकीन हो जाता है कि एम्मा ड्रेन को बेवकूफ़ बना रही है, इसलिए वह उससे भिड़ जाती है। ठीक उसी समय ड्रेन आ जाता है। ताकुमिची अपनी आंखें बंद कर लेता है, अराजकता के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ड्रेन बस हंसता है और एक ऐसा ट्विस्ट लाता है जो किसी धारावाहिक में होने लायक है। एम्मा, उसकी और माइकी की छोटी सौतेली बहन का जन्मदिन है। हिना तो बिल्कुल भूल ही गई थी। ग्रेटर दैन क्या सच है, जासूस? ग्रेटर दैन जन्मदिन मुबारक हो एम्मा। ग्रेटर दैन बाद में ताकुमिची को मित्सुया का फोन आता है। अगले दिन वह उससे गृह अर्थशास्त्र के कमरे में मिलता है और पता चलता है कि मित्सुया सिलाई क्लब का अध्यक्ष है। वह वहां गिरोहों के टॉम फोर्ड की तरह ताकुमिची के लिए धन्यवाद के रूप में एक बिल्कुल नई टोमोमन जैकेट बना रहा है। टोमन की बैठक में ताकुमिची अपनी नई जैकेट पर गर्व करते हुए पहुंचता है। माइकी भी आता है, लेकिन वह अकेला नहीं है। हन्मा और चीफ फुयू भी उसके साथ हैं। सभी को आश्चर्य होता है कि हन्मा वहां क्या कर रहा है। माइकी घोषणा करता है कि वल्हल्ला हार गया है और अब टोमन में समाहित हो जाएगा। जैसे डिज्नी ने फॉक्स को खरीदा था, वैसे ही गिरोह के इतने बड़े होने पर भीड़ खुशी से झूम उठती है। फिर हन्मा खुलासा करता है कि किसी ने दोनों गिरोहों के बीच यह विलय करवाया है और किसाकी का नाम लेता है। ताकुमिची को पहले से ही खतरे का आभास हो रहा है। उसे डर है कि जिस भविष्य को उसने रोकने की कोशिश की थी वह फिर से घटित हो रहा है। इसके बाद माइकी ने बाजी के निधन का जिक्र किया और चीफ फुयू को बोलने का मौका दिया। चीफ फुयू ने बताया कि वह टॉमन छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन माइकी ने उन्हें रुकने के लिए मना लिया। हालांकि चुयू को लगता है कि वह अकेले कप्तान नहीं बन सकता, इसलिए बहुत सोच विचार के बाद उसने एक फैसला किया है। वह ताकुमिची का अनुसरण करेगा और उसे प्रथम श्रेणी का नया कप्तान नियुक्त करेगा। चुयू का मानना है कि बाजी भी यही चाहता होगा। ताकुमिची अपने सभी वादों को याद करते हुए पद स्वीकार कर लेता है। वह नातो से हाथ मिलाता है और भविष्य में पहुंच जाता है।
अचानक वह एक अलग ही दुनिया में होता है। महंगे कपड़े, नया हेयर कट और उसके पुराने दोस्त अब उसके अधीनस्थ हैं। वह एक आलीशान अपार्टमेंट में होता है जब चुयू आता है और उसे टोमन का शीर्ष अधिकारी बताता है। लगता है कि आखिरकार उसने सफलता हासिल कर ली है। वे टोमन नेतृत्व की बैठक में जाते हैं जिसमें अब पुराने ब्लैक ड्रैगन्स के सदस्य भी शामिल हैं। पुराने नेताओं और नए लोगों के बीच तनाव चरम पर है, जिन्हें सिर्फ पैसे की परवाह है। तभी किज़ाकी आ जाता है। वह ताकुमिची और चीफ फुयू को अकेले में बुलाता है और एक बड़ा खुलासा करता है। वह कबूल करता है कि उसने सत्ता हासिल करने के लिए खूनी हैलोवीन की साजिश रची थी और बाजी की हत्या के लिए कजुरा का इस्तेमाल किया था। वह बाजी के सम्मान में टोस्ट का प्रस्ताव रखता है, लेकिन पे में मादक पदार्थ मिला हुआ होता है। ताकुमिची जागता है तो खुद को चुयू के बगल में कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। किज़ाकी खुलासा करता है कि चुयू ही वह गद्दार है जो वर्षों से उसे बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है। चुयू ताकुमिची को बचाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन किज़ाकी को इस पर विश्वास नहीं होता। वह ताकुमिची के पैर में गोली मार देता है और चिफुयू के सिर पर बंदूक तान देता है। अपने अंतिम शब्दों में चिफुयू बताता है कि इस भविष्य में माइकी गायब हो गया है, ड्रेन को मार दिया गया है और टॉमन भ्रष्ट हो गया है। वह ताकुमिची को मशाल सौंप देता है, बाजी की भावनाओं और टॉमन के भविष्य को उसके हाथों में छोड़ देता है। फिर किज़ाकी गोली चला देता है। ताकुमिची फूट फूट कर रोने लगता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। किज़ाकी उसे देखता है और गोली चलाने से पहले कहता है, अलविदा मेरे हीरो। ग्रेटर देन अलविदा हीरो। ताकुमिची बाहर उठता है और काजुता को देखता है जिसने उसे बचाया था, लेकिन नमस्ते कहने के बजाय काजुता उसकी जमकर पिटाई करता है। वह बताता है कि उसने कुछ लड़कों को एक लड़की को पीटते हुए देखा था और उनका दावा था कि वे टॉमन के लोग थे। काजुता सोचता है कि टॉमन कब महिलाओं को पीटने वाला गिरोह बन गया और कहता है कि उसने ताकुमिची को सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि वह वास्तव में चुयू को बचाना चाहता था। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चुयू काजुतुरा को जेल से लेने आता है। वह बताता है कि टॉमन बिगड़ गया है और उसे गिरोह को उसके पुराने स्वरूप में वापस लाने के लिए मदद की जरूरत है। वर्तमान में वापस आते हुए काजुतुरा ताकुमिची से इस बात पर सवाल किया जाता है कि उसने चीफ फुयू को अकेले लड़ने क्यों दिया। ताकुमिची को एहसास होता है कि इस समय रेखा में वह एक नीच इंसान बन गया है। टॉमन का विकास हुआ, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा मंगिरो ने सपना देखा था। दोनों मिलकर तय करते हैं कि उन्हें उस टॉमन को वापस पाना होगा जिसे वे प्यार करते थे। तो चलो अपने टॉमन को वापस ले लें। ग्रेटर देन कार में काजुरा समझाता है कि टॉमन इसलिए बदल गया क्योंकि मंगिरो बदल गया था। स्थिति और भी खराब हो जाती है जब उसे एक कॉल आता है और वह बताता है कि पैसिन और पेन की हत्या कर दी गई है। मंगिरो ने पुराने सदस्यों को बाहर निकालने का अभियान शुरू कर दिया है। किज़ाकी बस आदेशों का पालन कर रहा है और इस पागलपन को रोकने के लिए उन्हें ब्लैक ड्रैगन की धन आपूर्ति और किज़ाकी की हिंसा को रोकना होगा। चीफ फुयू ने ही पता लगाया था कि किज़ाकी ने हिना की हत्या का आदेश दिया था, और क्योंकि उसके पास सबूत था इसलिए उसे मार दिया गया। काजुतोरा ताकुमिची को एक गली में एक संपर्क से मिलवाने ले जाता है। अंधेरे से नातो निकलता है जो ताकुमिची को आश्चर्यचकित करते हुए उसे हत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में नातो उसे चीफ फुयू द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो दिखाता है। इसमें आज का ताकुमिची अत्सुशी को किज़ाकी से छुटकारा पाने के लिए किसी को मारने का आदेश देता है। एक अन्य वीडियो में ताकुमिची तब घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि निशाना हिना थी। हताश होकर उसे एहसास होता है कि इस बार उसी ने हिना की हत्या करवाई है। ग्रेटर देन मैंने अकून को ठंडे खून से किसी को मारने का आदेश दिया था। हिना, मैंने ही उसकी हत्या की है। ग्रेटर देन लेकिन ना तो उसे हिम्मत देता है, कहता है कि वही सबको बचा सकता है और इसका हल काकी के साथ उसके पुराने रिश्ते में छिपा है। ना तो अपना हाथ बढ़ाता है और हाथ मिलाने के साथ ही ताकुमिची एक बार फिर समय में पीछे चला जाता है। वह हिना के साथ एक बॉलिंग गली में जागता है और स्ट्राइक मारने के बाद बगल वाली लेन में एक आदमी भी स्ट्राइक मारता है और कहता है कि वे पूरी तरह से तालमेल में हैं। ताकुमिची उस आदमी को देखता है और उसे लगता है कि उसने उसे पहले भी देखा है। वह आदमी हॉकाई है, टॉमन की दूसरी डिवीजन का वाइस कैप्टन, जो अपना परिचय देता है और ताकुमिची के साथ मजाक करता है। उसकी बहन युजुआ जाना चाहती है लेकिन हॉकाई और खेलने पर जोर देता है। ताकुमिची को आखिरकार याद आता है, भविष्य में हॉकाई ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर है। वह अब टोमा में कैसे है, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। ताकुमिची की यादों में भविष्य में काजुता के साथ हुई बातचीत पहुंच जाती है, जहां उसे बताया गया था कि हॉकाई ने पैसे के लिए पूर्व ब्लैक ड्रैगन नेता की हत्या कर सत्ता हथिया ली थी। बॉलिंग एली में वापस आकर हिनाता हॉकाई की लंबाई की तारीफ करती है, जिससे ताकामिची को थोड़ी सी ईर्ष्या महसूस होती है। दोनों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, बॉलिंग से लेकर पंचिंग मशीन और यहां तक कि आर्केड तक।
लेकिन हॉकाई हर चीज में बेहतर है। एक के बाद एक हार होती रहती है। अंत में हॉकाई उन्हें दोस्त मान लेता है और उसे अपने घर आमंत्रित करता है। युजुआ खुद को उनकी बड़ी बहन बताती है और ताकामिची को चिढ़ाते हुए कहती है कि वह कप्तान के हिसाब से कमजोर दिखता है। वह एक राज खोलती है। हकाई बहुत शर्मीला है और जब कोई लड़की उससे बात करती है तो वह एकदम जम जाता है। ताकामिची अपने कप्तान मित्सुया के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है और हॉकाई भावुक होकर कहता है कि मित्सुया उसके लिए बड़े भाई जैसा है। युजुआ ये भी दिखाती है कि हॉकाई के फ़ोन का वॉलपेपर मित्सुया की तस्वीर है। इससे ताकामिची और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। आज का हॉकाई एक अच्छा वफादार लड़का है, उस हत्यारे से बिल्कुल अलग जो उसे बनना चाहिए था। जब वे हकाई के घर पहुंचते हैं तो माहौल एकदम बदल जाता है। ब्लैक ड्रैगन गैंग दरवाजे पर खड़ा है। उनमें से एक कोकानोई ताकुमिची को तोमन कप्तान के रूप में पहचान लेता है और उसके उनके क्षेत्र में होने से क्रोधित हो जाता है। वे हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन हॉकाई बीच में आकर कहता है कि ताकुमिची उसका दोस्त है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और जब गिरोह का एक सदस्य लड़कियों को धमकाता है, हॉकाई उसे एक ही मुक्के से ढेर कर देता है। अचानक बड़ा सरगना प्रकट होता है। तायू शिबा, हॉकाई और युजुहा का बड़ा भाई। बिना पूछे ही तायू ताकुमिची को कपड़े से बांधकर जमीन पर गिरा देता है। ये जानकर कि वह तोमान से है, तायू उसकी पिटाई करता है और हॉकाई को आदेश देता है कि वह काम पूरा करे और ताकुमिची को मार डाले। ग्रेटर देन मैं तुम्हें अभी उसे मारने का आदेश दे रहा हूँ। ग्रेटर देन लेकिन वह मना कर देता है। युजुहा बीच बचाव करने की कोशिश करती है और उसका भाई उसे थप्पड़ मार देता है। ताकुमिची बुरी तरह घायल होने के बावजूद खड़ा हो जाता है और तायू से कहता है कि वह महिलाओं को न मारे, खासकर अपनी बहन को। तायू उसकी बात अनसुनी कर देता है और पिटाई जारी रखता है। हिना ताकुमिची को बचाने के लिए खुद को आगे कर देती है और ताकुमिची एक अच्छे हीरो की तरह अपने शरीर से उसकी रक्षा करता है। ये देखकर हॉकाई मान जाता है। वह ताकुमिची की जान बचाने के बदले में तोमान को छोड़कर ब्लैक ड्रैगन्स में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। तायू मुस्कुराता है, सौदा मान लेता है और चला जाता है। बाद में ताकुमिची की नींद खुलती है और हॉकाई उसे उठाकर ले जा रहा होता है। ताकुमिची टॉमन को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए माफी मांगता है। हॉकाई कहता है कि उसने पहले ही अपना मन बना लिया था और उसे धन्यवाद देता है अपनी बहन की रक्षा करने के लिए। घर पर ताकुमिची को एहसास होता है कि उसे भविष्य में हॉकाई को तायू की हत्या करने से रोकना होगा। उसके दोस्त आते हैं और चीफ फुयू टोमन के इतिहास के बारे में बताते हैं। इस गिरोह की स्थापना विशेष रूप से काले ड्रैगनों से लड़ने के लिए की गई थी। तायू के नेतृत्व वाली वर्तमान पीढ़ी अब तक की सबसे क्रूर है और उसने गिरोह को लगभग एक सैन्य बल में बदल दिया है। चुयू के साथ अकेले में ताकुमिची अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे सब कुछ बता देता है। समय में छलांग लगाना, हिना को बचाने का मिशन, सभी का अंधकार में भविष्य। उसे आश्चर्य होता है कि चुयू उस पर विश्वास करता है। वह कहता है कि उसने हमेशा ताकुमिची को अजीब समझा था और अब सारी बातें समझ में आ रही हैं। जैसे जब ताकुमिची ने वालहल्ला के खिलाफ लड़ाई से पहले बाजी से न मरने का अनुरोध किया था। ताकुमिची को आखिरकार एक ऐसा साथी मिल गया है जो पूरी सच्चाई जानता है और भावना इतनी तीव्र हो जाती है कि वह रोने लगता है। ग्रेटर देन मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद चीफ फुयू। ग्रेटर देन चीफ फुयू अब सब कुछ जान चुका है, युद्ध के लिए तैयार है। टोमन नेताओं की बैठक में माहौल तनावपूर्ण है। केन का कहना है कि ताकुमिची पर हमला ब्लैक ड्रैगन्स की ओर से युद्ध की घोषणा है। अन्य कप्तान हॉकाई पर संदेह करते हैं क्योंकि वह ताकुमिची को दुश्मन के इलाके में ले गया है। हॉकाई घुटनों के बल बैठकर मीरो से टिलमैन छोड़ने की अनुमति मांगता है। जब मंगिरो पूछता है कि क्या किसी को कोई आपत्ति है तो ताकामिची बोलता है। वह चीफ फुयू की योजना ए आजमाता है, मंगिरो को डोरायाकी देता है, लेकिन नेता उसे फेंक देता है। योजना बी कुछ बेतुके नोटों का एक गुच्छा है। स्थिति को बिगड़ता देख माइकी हवाई के कप्तान मित्सुया पर फैसला छोड़ देता है। मित्सुया हॉकाई की ओर देखता है और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए कहता है, तुम नहीं छोड़ रहे हो टॉम, क्योंकि मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हॉकाई मित्सुया से कैसे मिला था। एक छोटा हॉकाई एक दूसरे बच्चे को पीट रहा था, तभी मित्सुया जो उसके छोटे भाई बहनों की देखभाल कर रहा था वहां आया और उसे सबक सिखाया। ताकत का इस्तेमाल दूसरों की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए, न कि लोगों को पीटने के लिए। वर्तमान में वापस आकर मित्सुया तायू से बात करना चाहता है, लेकिन हॉकाई को लगता है कि यह समय की बर्बादी है। फिर ताकामिची और चीफ फुयू दल में शामिल हो जाते हैं। ताकुमिची पिटने के कारण चला जाता है और चीफ फुयू उस पर नजर रखने के लिए जाता है, जिसे वह बेवकूफ कहता है। मीटिंग में मित्सुया एक ऐसा सौदा पेश करता है जो किसी गैंगस्टर फिल्म के लायक है। वह हॉकाई को ब्लैक ड्रैगन्स में शामिल होने देगा और फिर कभी दखल नहीं देगा, लेकिन बदले में तायू युजुहा को आज़ाद करना होगा।
मित्सुया को पता चलता है कि हॉकाई अपनी बहन की रक्षा के लिए अपने भाई के अत्याचार सह रहा है। तायू क्रोधित हो जाता है और मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन मित्सुया उसे रोक देता है। अंत में विशालकाय योद्धा सुलह स्वीकार कर लेता है। ताकुमिची सोचता है कि उसने भविष्य बचा लिया है, लेकिन मुखिया फुयू, जो हर बात पर संदेह करता है, इस विचार पर पानी फेर देता है और कहता है कि कुछ भी नहीं बदला है और ताकुमिची ने खुद कुछ नहीं किया। बाद में हॉकाई ताकुमिची से अपने दिल की बात कहता है। वह कहता है कि अपने बड़े भाई की वजह से वह बचपन से यही सोचता आया है कि प्यार का मतलब दर्द होता है। मित्सुया से किया तायू का वादा बेकार है और वह अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने भाई को मार डालेगा। ग्रेटर देन मैं उसे मार डालूंगा। ग्रेटर देन टॉम का नाम खराब होने से बचाने के लिए वह गिरोह छोड़ने का फैसला करता है। इसके साथ ही ताकुमिची एक निर्णय लेता है, वह काले ड्रैगनों को कुचल देगा। इस बीच टॉम के कप्तान समझौते को तोड़ने से बचने के लिए लड़ने से इनकार कर देते हैं। तभी देवदूत जैसे चेहरे वाला खलनायक किशा की मदद करने के लिए आ जाता है। चुयू लगभग उसका गला पकड़ने ही वाला था, लेकिन किशाकी के पास एक तुरुप का पत्ता था, ब्लैक ड्रैगन्स के भीतर एक मुखबिर। वे उस व्यक्ति से मिलते हैं, लेकिन तभी ब्लैक ड्रैगन का कोषाध्यक्ष कोकानोई 100,000 यान की मांग लेकर आ जाता है। उन्हें जानकारी बेचता है। तायू हमेशा क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अकेले चच जाता है। किजाकी की योजना सरल है, वे चारों मिलकर हत्या को रोकेंगे और एक गुप्त लड़ाई में तायू को हरा देंगे। किजाकी अपनी बात रखता है। उसके अनुसार बाजी की मौत से माइकी सदमे में है और टॉमन की हालत नाजुक है, इसीलिए उसे इस गुप्त मिशन के लिए ताकुमिची और चीफ फुयू की मदद चाहिए। चीफ फुयू बाजी और हिना के हत्यारे के साथ काम करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन ताकुमिची उन्हें दुश्मनों को करीब रखने की पुरानी तरकीब से मना लेता है। एक अस्थायी गठबंधन बन जाता है। अगले दिन ताकुमिची की मुलाकात हिना और नाओ से होती है। उसे एहसास होता है कि उसने तायू के साथ इस पूरे झमेले के बीच में ही हिना के साथ क्रिसमस की डेट तय कर ली थी। तभी हो एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। वह किजाकी को बचपन से जानती थी, वे एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे और उसके अनुसार वह एक अच्छा बच्चा था, हालांकि थोड़ा अजीब था। और भी बहुत कुछ है। किजाकी उस दिन उसके साथ था जब हिना और ताकुमिची पहली बार मिले थे। एक फ्लैशबैक में हम हिना को कुछ बदमाशों से एक बिल्ली को बचाने की कोशिश करते हुए देखते हैं। अचानक ताकुमिची एक कामचलाऊ हीरो का चोला पहने हुए प्रकट होता है और चिल्लाता है कि वह किसी को भी उस छोटी बच्ची पर हाथ नहीं लगाने देगा। बेशक उसकी बुरी तरह पिटाई होती है, लेकिन उसका डर के बावजूद साहस दिखाने से हिना को उससे प्यार हो गया। ग्रेटर देन मिडिल स्कूल के बच्चे एक मासूम लड़की पर हमला करते हैं। वर्तमान में ताकुमिची यह जानकर बहुत खुश होता है कि हिना उसे इतने लंबे समय से प्यार करती है, लेकिन ये खुशी क्षणिक होती है। हिना के पिता मासातो नाम के एक पुलिस अधिकारी आते हैं और ताकुमिची को कॉफी के लिए आमंत्रित करते हैं। नाटो को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद देने के बाद वे एक दिल दहला देने वाली विनती करते हैं, हिना से रिश्ता तोड़ दो। वे नहीं चाहते कि उनकी बेटी एक बदमाश के साथ रहे। ग्रेटर देन कृपया मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ दो। ग्रेटर देन ये ठीक नहीं है। अरे ग्रेटर देन तुम एक गिरोह के सदस्य हो। ग्रेटर देन क्रिसमस की पूर्व संध्या पर भारी मन से ताकुमिची वही करता है जो उससे कहा जाता है। वह झूठ बोलता है कि वह किसी और से प्यार करता है। हिना दिल टूट जाने पर उसे पीटने लगती है। अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। वह चर्च में मिशन के लिए चुयू, किसाकी और हन्मा के साथ शामिल हो जाता है। योजना सरल है। ताकुमिची हकाई को रोकता है जबकि बाकी तीनों तायू का ध्यान रखते हैं। क्रिसमस की रात हॉकाई अंतिम मुकाबले की तैयारी करता है। इस बीच शिफुयू को याद आता है कि बाजी ने उसे अपने लिए नहीं बल्कि गिरोह के लिए लड़ना सिखाया था। एक प्रतीकात्मक क्षण में वह बाजी की कमरबंद शिफुयू को सौंप देता है। ताकुमिची मानो मशाल सौंप रहा हो। ग्रेटर देन क्वेस्ट के बाजी की कमरबंद अब मैं तुम्हें सौंप सकता हूँ। ग्रेटर देन टीम इकट्ठा होती है और चर्च की ओर चल पड़ती है। अंदर ताकुमिची को हॉकाई ठीक वैसे ही मिलता है जैसा कि किसाकी ने भविष्यवाणी की थी। वह अपने दोस्त को हत्या न करने के लिए समझाने की कोशिश करता है और हिना से अपने दर्दनाक ब्रेकअप का उदाहरण देता है। किसी प्रियजन की रक्षा करने का मतलब किसी और का या अपना जीवन नष्ट करना नहीं हो सकता। ठीक उसी क्षण तायू चर्च में प्रवेश करता है। रुको, किजाकी का किशोर उसे रोकने के लिए कहाँ है? हकाई बिना समय बर्बाद किए चाकू से हमला करता है। तभी विश्वासघात का खुलासा होता है। हम देखते हैं कि हन्मा चीफ फुयू को पकड़े हुए है जबकि किजाकी मुस्कुराते हुए देख रहा है। वह स्वीकार करता है कि उसने शुरू से ही सबको धोखा दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे लगा कि इसमें मजा आएगा। तायू बड़ी आसानी से हकाई को निहत्था कर देता है और उसे अपमानित करता है। ताकुमिची चीखता है और तायू दखलंदाजी से चिढ़कर अपनी आधी ताकत से उस पर एक मुक्का मारता है। जैसे ही तायू हॉकाई का बड़ा रहस्य उजागर करने वाला होता है, कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है।
युजुहा पीछे से आकर उसे चाकू मार देती है। वह बताती है कि किज़ाकी ने ही उसे इस योजना के बारे में बताया था। ग्रेटर दैन किज़ाकी ने मुझे तुम्हारी सारी योजना के बारे में बताया। ग्रेटर दैन ताकुमिची सारी बात समझ जाता है। मैं मूल घटनाक्रम के अनुसार तायो को युजुहा ने मारा था, हकाई ने नहीं। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। हालांकि तायो बच जाता है। युजुहा को देखकर ताकुमिची की प्रतिक्रिया ने उसे सचेत कर दिया और वह समय रहते हरकत में आकर घाव को मामूली कर पाया। नायक ने अनजाने में खलनायक की जान बचा ली। किज़ाकी द्वारा चाही गई भयावह भविष्य को टाल दिया। अपने भाई बहनों द्वारा धोखा दिए जाने से क्रोधित तायो युजुहा को पीटता है और फिर रोते हुए भगवान से पूछता है कि उसे अपनी ही बहन को मारने का प्रायश्चित क्यों सहना पड़ रहा है। तभी हमारा भावुक नायक ताकुमिची बीच में आकर मानव ढाल बन जाता है और चिल्लाता है कि तायो अपने ही परिवार को नष्ट कर रहा है। वह होकाई की ओर मुड़कर पूछता है, अब क्या तुम बस खड़े होकर देखते रहोगे? लेकिन तायो बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता और ताकुमिची पर एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि उन्होंने पहले उसे मारने की कोशिश की थी। ताकुमिची को अचानक ज्ञान प्राप्त होता है, एक एनीमे शैली का एहसास होता है और वह किज़ाकी की योजना समझ जाता है। युजुहा तायो को मार डालेगी। हकाई सारा दोष अपने ऊपर ले लेगा और किज़ाकी होकाई को ब्लैक ड्रैगन को नियंत्रित करने के लिए बरगलाएगा। इस नई जानकारी के साथ ताकामिची सबको बचाने के लिए तायो से खुद लड़ने का फैसला करता है। लेकिन अचानक मित्सुया प्रकट होता है और उसे पकड़ लेता है। युजुहा के हाथ से चाकू हवा में ही छीनते हुए मित्सुया कहता है, ये किसी की रक्षा करने का औजार नहीं है। वह युजुहा को इसमें दखल न देने के लिए कहता है और तायो को चुनौती देता है, जिससे उनका शांति समझौता टूट जाता है। नियम स्पष्ट है, अपनी छोटी बहन को नहीं मारना चाहिए। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन तायो को मित्सुया के मुंह के गुदगुदी जैसे लगते हैं। स्थिति और बिगड़ जाती है जब चुयू आता है और बताता है कि मित्सुया अकेला आया है। माइकी के आने की ताकामिची की उम्मीद सुरंग में वाईफाई सिग्नल की तरह तेजी से गायब हो जाती है। इस भयावह दृश्य को पूरा करने के लिए ताइगू के गुंडे इनुई और कोकानोई आते हैं और एक धातु के पाइप से मित्सुया पर हमला करते हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्लान भी यह है कि ताकुमिची और चीफ फुयू गुंडों को रोके जबकि मित्सुया और हकाई तायू से निपटे, लेकिन होकाई डर के मारे जम जाता है। इस अफरा तफरी के बीच हाई फिर से चाकू पकड़ लेता है, लेकिन ताकुमिची उसे रोकते हुए कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह कचरे में बदल जाएगा। तो ताकुमिची खुद बुरी तरह पिटने के बावजूद तायू पर हमला करता है। एक पंचिंग बैग से भी ज्यादा चोटें खाते हुए वह हार मानने से इनकार करता है और घोषणा करता है कि वह जीतेगा और ब्लैक ड्रैगन पर कब्जा करेगा। ग्रेटर दैन मैं तुम्हें हराऊंगा और ब्लैक ड्रैगन पर कब्जा करूंगा। ग्रेटर दैन उसे चोट लगती है, वह उठता है, फिर से चोट लगती है। हट के अंतहीन चक्र में हकाई हताश होकर उससे रुकने की विनती करता है, लेकिन ताकामिची उसे प्रेरित करता है। लड़ाई से कोई नुकसान नहीं होता, असली दर्द तो अकेलेपन से होता है। और फिर असंभव सा हो उठता है। ताकामिची एक ऐसा मुक्का मारता है जो तायू के एक और मुक्के के साथ मिलकर उस विशालकाय को घुटनों पर ला देता है। सब हैरान रह जाते हैं। ग्रेटर दैन ये क्या? ग्रेटर दैन साहस का ये क्षण हकाई को प्रेरित करता है और वह बड़ा खुलासा करता है। उसने पूरे समय झूठ बोला था। परिवार की रक्षा के लिए मार खाने वाला युजुहा था। वह तो बस अपनी बहन के पीछे छिपा एक काया था। उसे दोषी ठहराने के बजाय ताकामिची और मित्सुया उसे गले लगाते हुए कहते हैं, हर कोई कमजोर होता है और इसीलिए दोस्त होते हैं। नए जोश के साथ होकाई अपनी ब्लैक ड्रैगन वर्दी उतारता है और तायू का सामना करते हुए घोषणा करता है कि अब वह सचमुच सबकी रक्षा करेगा। लड़ाई संक्षिप्त होती है। गुस्से में आकर तायू एक ही मुक्के से होकाई को गिरा देता है और अपना तुरुप का पत्ता दिखाता है। ब्लैक ड्रैगन के 100 सदस्यों ने चर्च को घेर लिया है। खेल खत्म, कोई मौका नहीं। जैसे ही नायक एक असंभव लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें युजुहा का दर्दनाक अतीत, उसकी मां की मृत्यु, तायू की पिटाई की शुरुआत और उसने कैसे निर्णय लिया, ये सब दिखाया गया है। होकाई की जगह मार खाने के लिए वर्तमान में लौटकर लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन हर कोई अपनी सीमा पर है। ताकामिची बेहोश भी हो जाता है। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी रात में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। एक मोटरसाइकिल की गर्जना, और कोई आम मोटरसाइकिल नहीं, यह माइकी की है। वह चर्च में आता है, सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं देता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। मदद आ चुकी है, लेकिन मित्सुया तनाव में है। आखिर शांति समझौते को तोड़ने वाले तो वही थे। ग्रेटर दैन क्रिसमस की शुभकामनाएं। आखिर यह एक त्योहार है। ग्रेटर दैन मित्सुया तुरंत युद्धविराम तोड़ने का दोष अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन माइकी की सोच अलग है। वह कहता है कि उसके भाई और बाजी ने उसे वहां पहुंचाया। इससे पहले कि कोई समझ पाए कि उसका क्या मतलब है, तायो एक धोखे से माइकी पर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे गिरा देता है। सन्नाटा छा जाता है, हर कोई सदमे में है।
अजय माइकी नीचे गिर गया है, लेकिन ये हैरानी क्षणिक है। माइकी ऐसे उठता है जैसे कुछ हुआ ही न हो और कहता है कि प्रार्थना का समय समाप्त हो गया है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि कैसे तायू ने इनुई और कोकोई को भर्ती किया, जिससे उसकी असाधारण ताकत साबित हुई। वर्तमान में वापस आकर तायू अपने मुके के बारे में शेखी बघारता है, लेकिन माइकी को इसकी परवाह भी नहीं है। एक पल में वह छलांग लगाता है और धड़ाम से एक जोरदार लात मारकर तायू को बेहोश कर देता है। खेल खत्म। मिकी समझाता है कि वह कमजोर या अकेला नहीं है, वह अपने भाई और दोस्तों की यादों को अपने दिल में संजोए हुए है और यही उसे ताकत देता है। ताकुमिची समझ जाता है कि मिकी भ्रष्ट नहीं होगा। तायू हमेशा की तरह जिद्दी उठ खड़ा होता है और अपने 100 सैनिकों को बुलाने का आदेश देता है। बस एक छोटी सी समस्या है। कोकानुई किसी भूत को देखने वाले चेहरे के साथ बाहर देखता है और बताता है कि वे हार गए हैं। बाहर ड्रेन चर्च की सीढ़ियों पर शांति से बैठा है, उसने अकेले ही पूरी ब्लैक ड्रैगन सेना को हरा दिया है। तायू अंततः गिर पड़ता है, हर मायने में पराजित। मित्सुया के अनुसार रात का असली हीरो ताकामिची थकान से बेहोश हो जाता है। अंत में हकाई और युजुहा आखिरी बार तायू का सामना करते हैं। युजुहा एक कमजोर क्षण में स्वीकार करती है कि उससे नफरत करने के बावजूद वह उससे प्यार भी करती है। और माइकी ताकुमिची को अपनी बाइक पर बिठाकर हिना के दरवाजे पर छोड़ देता है, जहां वह उसका इंतजार कर रही थी। ताकुमिची सीधे हिना से टकरा जाता है और अवाक रह जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी पार्टी में अपने एक्स से अचानक मुलाकात हो जाए। समझ नहीं आ रहा क्या करें। माइकी, जिसने सारा मामला रचा था, अनजान बनने का नाटक करता है। ताकुमिची को बिना कोई वजह बताए उससे रिश्ता तोड़ने पर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आखिर हुआ कैसे? फ्लैशबैक। हिना अपने पिता से बात करने गई। वह ताकुमिची का पूरी ताकत से बचाव करती है और कहती है कि उसे उसके चरित्र से प्यार हुआ था, न कि उसकी खूबसूरती से। वह कहती है कि वह भरोसेमंद न लगे, लेकिन वह दयालु है और उसका दिल अच्छा है। असल में एक ऐसा बदमाश जिसका दिल सोने का है। बाद में वह एक मंदिर में प्रार्थना करने जाती है और वहां मौजूद एम्मा से टकरा जाती है। एम्मा, जो हर किसी की सबसे अच्छी दोस्त होती है, पूरी कहानी सुनती है और दोनों को मिलाने का फैसला करती है। वह ड्रेन और माइकी को फोन करती है और उन्हें ताकुमिची को ढूंढकर हिना के पास लाने को कहती है। वर्तमान में वापस आते हैं। ताकुमिची दबाव सहन नहीं कर पाता, फूट फूट कर रोने लगता है और माफी मांगता है। वह बताता है कि उसने उससे सिर्फ इसलिए रिश्ता तोड़ा ताकि उसे खतरे से बचा सके। वह वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे बचाएगा और उसकी रक्षा करेगा। हिना, जो बेहद प्यारी है, उससे नए साल पर मंदिर ले जाने के लिए कहती है और बस वे फिर से एक साथ हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर ड्रेन एक अनमोल बात कहता है। ताकुमिची महिलाओं और लड़ाई में कमजोर है, लेकिन वह भरोसेमंद है, जब जरूरत पड़ती है, ठीक उसी की तरह। बाद में माइकी ताकुमिची को अपनी बाइक पर घुमाने ले जाता है और अपने दिल की बात कहता है। वह अपने बड़े भाई के बारे में बात करता है, जो एक गैंग लीडर था, लड़ाई में थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसने सबको प्रेरित किया। माइकी मानता है कि कभी कभी वह उसके बिना खोया हुआ महसूस करता है और उन पलों में उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और उसे सही गलत का पता नहीं चलता। फिर वह ताकुमिची से एक गंभीर अनुरोध करता है, अगर वह कभी माइकी को भटकते हुए देखे तो उसे शिनिचिरा की तरह डांटना चाहिए। ताकुमिची फिर से रोते हुए मिशन स्वीकार कर लेता है। ग्रेटर देन, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। ग्रेटर देन, नए साल पर सभी लोग मंदिर में मिलते हैं। युजुआ कबूल करती है कि उसे वास्तव में ताकुमिची पर क्रश है, मित्सुया पर नहीं, जैसा कि सब सोचते थे। सब लोग ताकुमिची को चिढ़ा रहे हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने अपनी लकड़ी की एक इच्छा पट्टिका पर क्या लिखा है। जैसे ही साल बदलता है, माइकी पट्टिका को हवा में उछालता है और सब उसे पढ़ते हैं। एक ऐसा हीरो बनो जो सबको बचा सके। दूर से किजाकी और हनमा देख रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। टोमोमन साल की अपनी पहली बैठक आयोजित करता है। यह एक गृहस्वामी संघ की बैठक की तरह है, लेकिन गैंग जैकेट पहने हुए। ड्रेन ब्लैक ड्रैगन के साथ हुए संघर्ष का ब्यौरा दिया जाता है। हॉकाई मंच पर आकर उस झूठ के लिए माफी मांगता है जिससे ये सब शुरू हुआ था। टॉममन के सदस्य, जो इस पर बिल्कुल शांत थे, उसे तुरंत माफ कर देते हैं और यह भी पुष्टि करते हैं कि वह दूसरी डिवीजन का उपकप्तान बना रहेगा। फिर आता है पहला आश्चर्य। ब्लैक ड्रैगन के इनुई और कोकानोई घोषणा करते हैं कि उनका गिरोह अब टॉममन का हिस्सा है। शर्त ये थी कि वे तभी शामिल होंगे जब उन्हें ताकुमिची के अधीन रखा जाएगा। हमारा हीरो कहता है, माफ कीजिए, लेकिन माइकी समझाता है कि वह बस उनकी विनती मान रहा था। चीफ यू को पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन असली धमाका अब होता है। माइकी माइक लेता है और घोषणा करता है, किसाकी, तुम्हें निष्कासित किया जाता है। सन्नाटा छा जाता है। ग्रेटर देन, तुम बाहर हो।
हन्मा आपत्ति जताने की कोशिश करता है, कहता है कि अगर काकी जाता है तो वह मोबिया और वलहल्ला के 350 सदस्यों को अपने साथ ले जाएगा, जिससे टॉमन में केवल 100 लोग बचेंगे। लेकिन माइकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सारे राज खोल देता है, ये खुलासा करते हुए कि किज़ाकी ने ही काले ड्रैगन के साथ झगड़ा शुरू किया था और यहाँ तक कि युजुआ को तायू को मारने के लिए चाकू भी दिया था। किज़ाकी अपना बचाव करने की कोशिश करता है और दावा करता है कि उसने ये सब टॉमन के लिए किया था, लेकिन माइकी उसे बीच में ही रोक देता है। किज़ाकी का खेल खत्म, वह घुटनों के बल गिर पड़ा, माइकी को हरा दिया। ग्रेटर दैन मिशन पूरा होते देख माहौल बदल जाता है। माइकी और ड्रेकन ताकुमिची को एक बिल्कुल नई मोटरसाइकिल CB250T बाबू उपहार में देते हैं, जो माइकी की बाइक की जुड़वा है और कभी शिनचिरो की थी। ये भाईचारे का एक बेहद भावुक क्षण है। ग्रेटर दैन एकता। माइकी से कुछ लेखन सबक लेने के बाद ताकुमिची चीफ फुयू और बाकी गिरोह को अलविदा कहता है। भविष्य में लौटने के लिए तैयार, वह टॉमन के संस्थापक सदस्यों के साथ एक आखिरी तस्वीर खींचता है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। वह नातो से हाथ मिलाता है और अचानक 2018 में वापस आ जाता है। वह जेल में नहीं है, जो एक अच्छा संकेत है, लेकिन ये खुशी क्षणिक है। उसे एहसास होता है कि वह एक अंतिम संस्कार में है। वह माना और लूना के नाम सुनता है और उसका दिल बैठ जाता है। वह अंदर भागता है और वास्तविकता उसे बुरी तरह से प्रभावित करती है। वह मित्सुया के अंतिम संस्कार में है। ताकुमिची एक बेहद भयावह वर्तमान में लौट आता है। उसे पता चलता है कि मित्सुया का गला घोंट दिया गया है और इससे भी बुरी बात यह है कि हिनाता भी मर चुकी है। वह अपने पुराने खस्ताहाल अपार्टमेंट में वापस आ चुका होता है, तभी नातो वहां आ जाती है। नातो उसे सारी सच्चाई बता देती है। ये सबसे भयानक स्थिति है। मरने वालों में सिर्फ हिना ही नहीं थी, टॉमन के सभी मुख्य सदस्य सभी की हत्या कर दी गई है। चीफुयू, हकाई, मित्सुया, ड्रेकन, सूची लंबी है। किज़ाकी भी मर चुका है और इस पूरे नरसंहार का मुख्य संदिग्ध एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मंगेरो सानो, खुद माइकी। ग्रेटर दैन मंगेरो सानो। ग्रेटर दैन ताकामिची सदमे में है। उसने सब कुछ सही किया था। उसने किज़ाकी को रास्ते से हटा दिया था। उसने काले ड्रैगन के साथ अपना झगड़ा सुलझा लिया था। आखिर क्या गलत हुआ? इस उलझन के बीच उन्हें फिलीपींस से एक पत्र मिलता है। यह माइकी का है, जिसमें एक मुलाकात तय की गई है। बिना सोचे समझे ताकामिची और नोबिल विमान में सवार हो जाते हैं। वहां एक सुनसान जगह पर, जो किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसी दिखती है, ताकामिची की मुलाकात माइकी से होती है। वह पहले जैसा ही दिखता है, लेकिन उसकी आंखें खाली हैं। माइकी सब कुछ कबूल कर लेता है। उसने सबको मार डाला। वह बताता है कि टॉमन को छोड़ने के बाद ताकामिची अपने अंदर के अंधेरे को और नहीं रोक सका। हत्या करना हर समस्या का आसान हल बन गया। एक दर्दनाक फ्लैशबैक में हम ड्रेकन और मित्सुया को माइकी से ताकुमिची को जाने देने के लिए कहते हुए देखते हैं, ताकि उसे टॉलमैन द्वारा अपनाए जाने वाले हिंसा के रास्ते से बचाया जा सके। पूरी तरह से टूटा हुआ माइकी ताकुमिची को एक बंदूक देता है और उससे अपने कष्टों को समाप्त करने के लिए कहता है। वह चाहता है कि ताकुमिची उसे मार डाले। माइकी ने मना कर दिया और कहा कि वह बस उसे दोबारा देखना चाहता था। माइकी ने ताकुमिची पर बंदूक तान दी, लेकिन चीफ फुयू के आखिरी शब्दों को याद करके हिचकिचा गया, जो ताकुमिची पर भरोसा करने के थे। उसी संदेह के क्षण में एक गोली चली। ये नातो की गोली थी जो ताकुमिची को बचाने के लिए चलाई गई थी। जमीन पर पड़ा माइकी नातो को धन्यवाद देता है, क्योंकि वह जानता था कि ताकुमिची ट्रिगर नहीं दबा पाएगा। अब उसे देर से एहसास होता है कि माइकी की बंदूक का सेफ्टी लॉक लगा हुआ था। वह गोली चलाने वाला ही नहीं था। अपने अंतिम क्षणों में माइकी कहता है कि उसका जीवन केवल दुखों से भरा रहा है। ताकुमिची हताश होकर चिल्लाता है कि वह समय में वापस जा सकता है और सब कुछ ठीक कर देगा। आखिरी सांस लेते हुए माइकी कहता है कि ताकुमिची का हाथ गर्म है और उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। तुम्हारा हाथ कितना गर्म है? ग्रेटर दैन 2006 में एक बरसात के दिन चीफ फुयू ताकुमिची के घर जाते हैं और उसे रॉकी बाल्बोआ स्टाइल ट्रेनिंग की तरह टायर पर मुक्के मारते हुए पाते हैं। चुयू उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन ताकुमिची एकाग्रचित है। भविष्य बदलने के लिए उसे और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। तभी चुयू को समझ आता है, यही है भविष्य का ताकुमिची। फिर ताकुमिची एक चौंकाने वाली बात बताता है। नए भविष्य में माइकी ने सबको मार डाला है। वह समझाता है कि भविष्य में वह टॉमन को छोड़ने के बाद अब वह मजबूत बनना चाहता है, ताकि वह गिरोह को निराश न करे। चुयू देखता है कि ताकुमिची की उंगलियों के जोड़ छिल गए हैं। वह अपने दोस्त को रोकने की कोशिश करता है, जो टायर पर मुक्के मारता रहता है। हताश होकर चुयू उसे जमीन पर गिरा देता है और ताकुमिची टूट जाता है, ये कहते हुए कि उसे नहीं पता कि वह सबको कैसे बचाएगा और उसे अभी भी माइकी की मौत अपनी बाहों में महसूस हो रही है। चुयू अंधकार में भविष्य पर अफसोस जताता है, लेकिन अपने साथी को फिर से देखकर खुश होता है। वह कहता है कि उसे पहले से ही पता है कि क्या करना है।
माइकी की जमकर पिटाई करनी है। वह और ताकुमिची ही ऐसे हैं जो बॉस का सामना करने को तैयार हैं। अपने साथी के समर्थन से ताकुमिची बेहतर महसूस करता है। उसने खुद को यकीन दिला दिया था कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसे याद आता है कि माइकी सबसे बढ़कर उसका दोस्त है। फैसला हो जाता है, वह तब तक भविष्य में वापस नहीं लौटेगा जब तक वह टॉलमन का नेता नहीं बन जाता। आराम करने के लिए दोनों एक सार्वजनिक स्नानघर जाते हैं। बदमाश किरदारों पर आधारित मंगा से प्रेरित ताकामिची को योकोहामा के गिरोहों को हराकर सबका सम्मान हासिल करने का शानदार विचार आता है। इसी बीच किज़ाकी और हन्मा तेंजिकु के मुखिया इज़ाना से मिलने जाते हैं। किज़ाकी बदला लेना चाहता है। ये तोमान के इतिहास के सबसे बड़े और अंतिम संघर्ष की शुरुआत है। एक सप्ताह बाद में ताकुमिची और उसके दोस्त तेंजुकु और शाबुया के एक बड़े हमले से अचानक गिर जाते हैं। चीफ फुयू ताकुमिची को भागने के लिए कहता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तेंजुकु के एक सरगना कांजी के एक ही मुक्के से वह बेहोश हो जाता है। ताकुमिची और उसके दोस्त गिर जाते हैं और तभी अचानक कौन आता है। तेंजुकु की वर्दी पहने किज़ाकी, जो ताकुमिची को हीरो कहता है और घोषणा करता है कि कांटों की घटना शुरू हो गई है। ग्रेटर दैन है हीरो, और अब कांटों की घटना शुरू होने दो। ग्रेटर दैन उसकी योजना अपना खुद का तोमोमन बनाने और माइकी को उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की है। इतना कहकर वह और हन्मा भाग जाते हैं। कांजी बेहोश चुयू को घसीट कर ले जाता है और अपने आदमियों को बाकी बचे लोगों को खत्म करने का आदेश देता है। जब सब कुछ खत्म होने वाला लगता है तभी मुरो ट्विन डेविल्स की मोटरसाइकिलें दिखाई देती हैं। दोनों भाई अचानक आ जाते हैं, सबको रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं और सबको बचा लेते हैं। ताकुमिची को पता चलता है कि वे जुड़वां भाई हैं। चौथी डिवीजन के कप्तान और उप कप्तान नोहोया, जिसे स्माइली के नाम से जाना जाता है, हमेशा हंसमुख चेहरा बनाए रखता है, लेकिन उसका दिल एक राक्षस का है। सुया गुस्से में पागल जैसा दिखता है, लेकिन असल में एक फरिश्ता है। जुड़वा भाई बहन बिना समय बर्बाद किए ताकुमिची को आमंत्रित करते हैं और चिफुयू योकोहामा पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जुड़वा भाई बताते हैं कि वे अतीत में कांजी से हार चुके हैं। तब ताकुमिची एक अजीब सिद्धांत पेश करता है, क्या होगा अगर काकी भी समय में छलांग लगाने वाला हो। इससे यह बात समझ में आ जाएगी कि भविष्य बार बार गलत क्यों हो रहा है। इस बीच तेंजिकु तबाही मचा रहा है। हितानी भाइयों ने मित्सुया के सिर पर ईंट मारकर उसे घायल कर दिया और शहर भर में टिलमैन के अन्य सदस्यों पर हमले किए गए। ताकुमिची का समूह तेंजिकु के ठिकाने पर पहुंचता है और 100 से अधिक लोगों से आमने सामने हो जाता है। शीर्ष अधिकारियों में से एक काकुचो अपना परिचय देता है और कहता है कि वह ताकुमिची से एक एक करके लड़ना चाहता है। ताकुमिची हमला करता है और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए एक ऐसा मुक्का मारता है जिससे काकुचो हवा में उड़ जाता है। संगीत वह हैरान है, क्या वह सच में ताकतवर हो गया है। जमीन पर पड़े आदमी को देखकर वह उसे पहचान लेता है। यह उसका बचपन का दोस्त है। काकुचो मुस्कुराता है और बताता है कि उसने जानबूझकर चोट खाई थी और ताकुमिची बचपन में उसका हीरो था, लेकिन अब उसका हीरो तेंजुकु की नेता याना है, जिससे वे दुश्मन बन जाते हैं। जाने से पहले वह एक खतरनाक चेतावनी छोड़ जाता है, गद्दार से सावधान रहो। टॉमन एक आपातकालीन बैठक बुलाता है। उन्हें पता चलता है कि तेंजुकु का सभी नेता S62 पीढ़ी के हैं, दिग्गजों का एक ऐसा समूह जो आमतौर पर कभी एक साथ नहीं आते। माइकी को इसकी परवाह नहीं है और वह योकोहामा पर पूर्ण युद्ध की घोषणा कर देता है। चीफ फुयू, जो एक बार फिर इस अभियान का दिमाग है, ताकुमिची को नातो से जानकारी प्राप्त करने के लिए भविष्य में लौटने के लिए मना लेता है। अपने समय में वापस आकर ताकुमिची को एक और भी बदतर भविष्य मिलता है। किसाकी मर चुका है, लेकिन इज़ाना कुरोकावा टॉमन के शीर्ष अधिकारियों में से एक बन गया है। क्या करें, ये तय न कर पाने पर ताकुमिची एक चर्च जाता है और वहां उसकी मुलाकात तायु शिब्बा से होती है। तायु, जो इस भविष्य में हॉकाई की मौत का बदला लेना चाहता है, जानकारी साझा करने के लिए सहमत हो जाता है। वह पूरी कहानी बताता है। ब्लैक ड्रैगन की स्थापना माइकी के भाई ने की थी। टॉमन के अस्तित्व में आने से कई साल पहले इज़ानो 8वां नेता था। कांटों की घटना टॉमन और तेंजुकु के विलय के साथ समाप्त हुई, जिससे इतिहास का सबसे क्रूर गिरोह बना। माइकी शीर्ष पर, किज़ाकी दूसरे नंबर पर और इज़ाना तीसरे नंबर पर नातो आता है और आखिरी खुलासा करता है। किज़ाकी की मौत इज़ाना ने रची थी, जिसने उसे देश से भागने में मदद की थी। माइकी की मौत के बाद इज़ाना टोमन का वर्तमान प्रमुख है। अचानक कोकानोई और इनुई इज़ाना के आदेश पर तायु का अपहरण करने के लिए आते हैं। तायु ताकुमिची और नातो को भागने के लिए कहता है, जब वह उन्हें रोके रखता है। भागने के दौरान ताकुमिची और नातो पर हमला हो जाता है। किज़ाकी प्रकट होता है और बंदूक तान देता है। नातो खुद को ताकुमिची के सामने फेंक देता है और गोली खा लेता है। इज़ाना प्रकट होता है और काकुचों को ताकुमिची को मारने का आदेश देता है, जिसे भी गोली लग जाती है।
जमीन पर लेटे हुए नातो कहता है कि भले ही ताकुमिची एक हारा हुआ इंसान है, लेकिन वह सच्चा हीरो है क्योंकि वह कभी हार नहीं मानता। गर्व से वह आखिरी बार उससे हाथ मिलाने की गुजारिश करता है। ताकुमिची वादा करता है कि वह सबको बचाएगा और समय में पीछे चला जाता है। ग्रेटर दैन मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कोशिश करता रहूंगा। ग्रेटर दैन अतीत में वह भविष्य में लौटने के लिए युवा नातो से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे एहसास होता है वर्तमान का नातो सचमुच मर चुका है। ताकुमिची टूट जाता है, बच्चे से माफी मांगता है और उसे घर भेज देता है, लेकिन हिना पूरे समय वहीं थी। ताकुमिची ये सोचकर कि वह नातो से बात कर रहा है, अपने सारे दुख दर्द बयां कर देता है। अपनी नाकामियों से तंग आ चुका है कि वह किसी को बचा नहीं सकता और शायद मर जाना ही बेहतर होगा। हिना सब कुछ सुन लेती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वह उसकी असली उम्र पूछती है और यह भी कि क्या उसने भविष्य में उसे शादी का प्रस्ताव दिया था। ताकुमिची कहता है नहीं, लेकिन वह हमेशा से ऐसा चाहता था। फिर हिना उससे पूछती है नहीं। वह पूछती है कि क्या ये शादी का प्रस्ताव है और उसकी पुष्टि मिलने पर वह कहती है कि अब वह खुशी से मर सकती है। इससे हमारे नायक के अंदर फिर से जोश जाग उठता है और वह हार न मानने का फैसला करता है। अगली सुबह ताकुमिची पहले से ही सारी कड़ियों को जोड़ने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि मिकी के अंधकार में डूबने के कारणों में से एक इज़ाना भी थी, लेकिन उसे यकीन है कि किज़की भी इसमें शामिल है। सवाल यह है कि मिकी ड्रेकन से ज्यादा इज़ाना पर भरोसा क्यों करता है। बाद में मिकी के घर पर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। सबसे पहले ड्रेकन खुलासा करता है कि मिकी का भाई शिनिचिरो ब्लैक ड्रैगन का संस्थापक था। फिर एम्मा कमरे में आती है और बड़ा खुलासा करती है, इज़ाना उसका भाई है, जिसका मतलब है कि वह मिकी का सौतेला भाई भी है। ये सुनकर किसी को भी झटका नहीं लगता, किसी को भी यह बात पता नहीं थी। स्थिति और बिगड़ जाती है जब उन्हें इज़ाना द्वारा शिनिचिरो को भेजे गए पत्र मिलते हैं। पहले तो सब कुछ रोजी की तरफ से होता है, वह परिवार पाकर आभारी है, लेकिन जल्द ही लहजा बदल जाता है और याना मिकी को उसकी परेशानियों के लिए दोषी ठहराने लगती है। ईर्ष्या से भरे हुए क्योंकि काला ड्रैगन माइकी को मिलना था। ताकुमिची और ड्रेन ने सारी कड़ियों को जोड़ लिया। इज़ाना हमेशा से माइकी को कुचलना चाहता था और अब जब शिनिचिरो चला गया है तो उसने इस काम को पूरा करने के लिए तेंजिकु को बनाया है। अंत में ताकुमिची का अपहरण तोमान के सरदारों में से एक मुचो द्वारा कर लिया जाता है, जो उस पर गद्दार होने का आरोप लगाकर उसे बेहोश कर देता है। ताकुमिची एक अंधेरी जगह पर कोकोनोई और इनुई के साथ जागता है, जो बंधे हुए हैं। ताकुमिची के अपहरण में एक नाटकीय मोड़ आता है। गद्दार सरदार यासुहिरो बताता है कि वह तोमान के आंतरिक मामलों का प्रभारी है, एकमात्र व्यक्ति जो सदस्यों को दंडित कर सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह ड्यूटी पर नहीं है। वह खुलासा करता है कि वह S62 पीढ़ी का हिस्सा है, जो किशोर सुधार गृह में मिले अपराधियों का एक समूह है, और वह तेंजाकू के संस्थापक सदस्यों में से एक है जो इज़ाना के प्रति वफादार है। किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इज़ाना की योजना कोकोनोई के पैसे, काकी की बुद्धि और माइकी के करिश्मा का उपयोग करके अब तक का सबसे शक्तिशाली गिरोह बनाने की है। समस्या यह है कि कोकोनोई केवल इनोई की बात सुनता है, जो बदले में ताकुमिची का साथ देता है। यासुहिरो का समाधान सरल और सीधा है, कोकोनोई को तेंजिकु में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए ताकुमिची और इनुई को मार डालो। बंधे होने के बावजूद ताकुमिची भयभीत नहीं होता और गद्दार का सामना करते हुए कहता है कि वह अपने किसी भी आदमी को नहीं सौंपेगा। ये रवैया इनुई को शिनिचिरो की याद दिलाता है। दोनों अभी भी बंधे हुए वापस लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से हार जाते हैं। उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। अपनी जान बचाने के लिए कोकोनोई तेंजिकु से जुड़ने के लिए राजी हो जाता है। कूड़ेदान में फेंके जाने के बाद ताकुमिची और इनुई खुद को संभालते हैं। ताकुमिची, जो पहले उन पर शक करता था, अब उन्हें दोस्त मानता है और कोकोनोई को बचाने का वादा करता है। उसकी वफादारी से प्रभावित होकर इनुई उसे शिनिचिरो की पुरानी मोटरसाइकिल की दुकान पर ले जाता है। वहां वह उसे बताता है कि कैसे याना ने ब्लैक ड्रैगन को भ्रष्ट किया और ताकुमिची से कोकोनोई को बचाने और ब्लैक ड्रैगन का सम्मान वापस दिलाने के लिए गिरोह का 11वां नेता बनने का अनुरोध करता है। ताकुमिची, जो किसी को हर कीमत पर बचाने की भावना को समझता है, प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। वह अब टॉमन के पहले डिवीजन का कप्तान और ब्लैक ड्रैगन का नया नेता है। लक्ष्य एक ही है, टॉमन के पहले डिवीजन के कप्तान के रूप में मैं ब्लैक ड्रैगन का 11वां नेता बनूंगा। ग्रेटर दैन एक फ्लैशबैक में हम एम्मा के बचपन को देखते हैं। अपनी मां द्वारा त्यागी जाने के बाद उसे सानो परिवार ने गोद ले लिया ताकि उसे अपने विदेशी लगने वाले नाम के बारे में बुरा न लगे। मेरिल ने माइकी उपनाम अपना लिया। यह एक छोटा सा इशारा था जो भाई बहनों के बीच के गहरे बंधन को दर्शाता था। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उस दिन के बाद से उसने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। वर्तमान में वापस आते हुए टिलमैन हालात बेकाबू हो जाते हैं।
माइकी आखिरकार ताकुमिची को ब्लैक ड्रैगन का नेतृत्व करने देने के लिए सहमत हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि तेंजाकू 22 फरवरी को हमला करेगा, जो गिरोह की स्थापना की सालगिरह है। स्थिति और भी खराब हो जाती है जब हकाई ये खबर लेकर आता है कि मित्सुया और स्माइली पर हमला हुआ है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। माहौल हार जैसा है, लेकिन माइकी हमेशा की तरह आगे बढ़ता है, एक प्रेरणादायक भाषण देता है और आश्वासन देता है कि उसकी उपस्थिति ही जीत के लिए काफी है। अगले दिन शिनिचिरो की कब्र पर तनाव चरम पर होता है। ताकुमिची, इनुपी, माइकी और एम्मा का सामना इजाना से होता है, एक ऐसा पारिवारिक मिलन जिसे कोई नहीं चाहता था। माइकी ताकुमिची से एम्मा को वहां से ले जाने के लिए कहता है। जैसे ही वे चले जाते हैं, वह स्वीकार करती है कि माइकी मजबूत दिखने के बावजूद कमजोर है और उसे सहारे की जरूरत है। ताकुमिची को एहसास होता है कि एम्मा माइकी का भावनात्मक सहारा है और तभी त्रासदी घटित होती है। अचानक हिजाकी हन्मा के साथ मोटरसाइकिल पर आता है और एम्मा के सिर पर बेसबॉल बैट से वार करता है। ये क्रूर, तेज और कायरतापूर्ण था। माइकी अपनी बहन को उठाता है, उसे अपनी पीठ पर लादता है और अस्पताल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वह कुछ पल के लिए होश में आती है और पूछती है। उसे ड्रेन को ये बताने के लिए कहा जाता है कि वह उससे प्यार करती है और ताकुमिची को माइकी का ख्याल रखने के लिए कहा जाता है। घबराहट में माइकी उसे जगाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही माइकी एक ऐसे भविष्य के खूबसूरत सपने के बारे में बताता है जो कभी साकार नहीं होगा, उसे महसूस होता है कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। ताकुमिची सबसे बुरी खबर की पुष्टि करता है। एम्मा अब नहीं रही। जिस अंधेरे से ताकुमिची इतना डरता था, वह आखिरकार माइकी के दिल में घर कर गया है। संगीत, इजाना और किसाकी बातचीत करते हैं और हमें पता चलता है कि किसाकी की योजना मावल के किसी खलनायक के लायक है। वह कबूल करता है कि उसने ड्रेन को चाकू मारने की साजिश रची थी और काजुरा को बाजी की हत्या करने के लिए उकसाया था। उसका लक्ष्य माइकी को अलग थलग करना, उसकी हर प्यारी चीज को नष्ट करना और उसे अपनी शक्ति का एक अंतिम पात्र बनाना है। किसाकी कहता है कि माइकी को अपने प्रियजनों को खोते हुए देखना उसे एक अलौकिक अनुभूति देता है। हाँ, वह आदमी वाकई बीमार है। इजाना अपनी तरफ से बस इस सब में शामिल है। उसे सिर्फ शिनिचिरो की परवाह थी और अब जब वह चला गया है, तो इजाना ने अपने खालीपन को भरने के लिए किसाकी की बुराई को अपना लिया है। असल में वे एक दूसरे की बुरी शक्तियों का इस्तेमाल और दुरुपयोग करते हैं। दृश्य अस्पताल में बदल जाता है और माहौल गमगीन है। ड्रेन एम्मा का शव देखता है और अंदर चला जाता है। सदमे में माइकी ऐसे जम गया है जैसे मौत की नीली स्क्रीन आ गई हो। क्रोध और दुख से अंधा ड्रेन माइकी के पीछे जाता है और उसे किसी की रक्षा न करने का दोषी ठहराता है। ताकामिची बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे सच्चाई का एहसास होता है। माइकी भविष्य में बुरा इसलिए बन गया क्योंकि वह इतना बड़ा नुकसान सहन नहीं कर सका। एक व्यक्ति के लिए इतना दर्द सहना असंभव है। बाद में ताकामिची हिना को उंगली की कठपुतली का खेल दिखाकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन समय इससे बुरा नहीं हो सकता था। वह स्वीकार करता है कि वह किसी काम का नहीं है, लेकिन कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हिना की रक्षा के लिए लड़ेगा। मौसाशी मंदिर में टॉमन अपने नेताओं के बिना खोया हुआ सा है। ताकामिची आता है और कहता है कि उन्हें उसी रात तेंजिकू से लड़ना होगा। बाकी लोग उसे आत्महत्या समझकर उससे मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन फिर एक एक करके उसके दोस्त उसका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। चुयू, अकुन और मिसोमित दल के सभी लोग उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्माइली और मित्सुया, जो व्हीलचेयर पर अस्पताल से भाग निकले थे, भी समर्थन देने के लिए आ जाते हैं। तोमान के सभी लोग एकजुट हो जाते हैं और उनका मनोबल फिर से बढ़ जाता है, जिससे ताकुमिची को विश्वास हो जाता है कि वह सबको बचा सकता है। ग्रेटर देन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ग्रेटर देन योकोहामा में इजाना कुरोकावा तेंजिकू को इकट्ठा करती है और तोमान में उनका मजाक उड़ाती है। चेहरे पर निराशा झलकती है, मानो वे अब कुछ भी नहीं हैं। तेंजिकू के नेता 4 स्वर्गीय राजा पुष्टि करते हैं कि टॉमन की टुकड़ियां बिखर चुकी हैं और माइकी और ड्रेन अब किसी काम के नहीं रहे। इजाना की योजना स्पष्ट है, जापान के अंडरवर्ल्ड पर राज करना और माइकी को तब तक तड़पाना जब तक वह असहनीय न हो जाए। जब टॉम अंततः पहुंचता है तो उनकी संख्या एवेंजर्स की अंतिम लड़ाई की तरह कम होती है, लेकिन उल्टी स्थिति में। अकामात्रा में एक मुकाबले का प्रस्ताव रखता है। पैन बिना पलक झपकाए चुनौती स्वीकार करता है और एक ही मुक्के से उसे नॉकआउट कर देता है। टॉमन का अपना ही एक पंच वाला योद्धा। इस बिजली की तेजी से मिली जीत के साथ अस्थायी नेता के रूप में कार्य कर रहे ताकुमिची संकेत देता है और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्रेटर देन चलो चलें। ग्रेटर देन टॉमन अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, भले ही वे नुकसान में हों। ताकुमिची का लक्ष्य काकी तक पहुंचना है, जो अपनी ऊंची जगह से देख रहा है, लेकिन रास्ते में उसे काकुचो रोक लेता है।
वह आदमी खुलासा करता है कि उसे एम्मा की मौत के बारे में पता है और अनजाने में ये भी बता देता है कि वह असल में इज़ाना को रोकना चाहता है, जिससे सबके मन में एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। इसी बीच लड़ाई के दूसरे कोने में इनुई कोकानोई को समझाने की कोशिश करती है। तेंजाकू छोड़ने का मन बना लिया है, लेकिन कोकानोई को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह गिरोह और सबसे बढ़कर पैसे के प्रति अपनी वफादारी को फिर से साबित करता है। इस अफरा तफरी के बीच इनुई और कोकानोई के बीच लड़ाई और भी तेज हो जाती है। कोकानोई किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर देता है और इनुई पर बेरहमी से हमला करता है। एक फ्लैशबैक से सारी बात सामने आती है। कोकानोई इनुई की बड़ी बहन से प्यार करता था। आग लगने से उसकी हालत गंभीर हो गई थी, जिसके बाद वह उसके इलाज के लिए 40 मिलियन येन जुटाने के लिए बेताब हो गया। इसके लिए उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, एक गिरोह बनाया और हर तरह के गंदे काम किए। अंत में आइना की मौत हो ही गई और कोकानोई पैसे के प्रति जुनूनी हो गया, जिसने उसे सीधे तेंजाकू तक पहुंचा दिया। वर्तमान में वापस आकर वह घोषणा करता है कि इनुई अब उसका दुश्मन है। ग्रेटर दैन मैंने अब तेंजाकू के साथ पूरी तरह से जुड़ने का फैसला किया है। हम दुश्मन हैं। ग्रेटर दैन इस बीच ताकुमिची किसाकी तक पहुंचने की अपनी खोज जारी रखता है, लेकिन काकुचो उसके रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ा है। ऊपर से इज़ाना और हनमा एस 62 पीढ़ी के बारे में बात करना शुरू करते हैं, जिसे क्रूर पीढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। वे सदस्यों के अपराधों को इस तरह गिनाते हैं मानो वे किसी सुपर विलेन गिरोह के अपराधों की सूची पढ़ रहे हों, जिनमें मोची, मुचो और कुख्यात हितानी शामिल हैं। भाई, उनकी बात करें तो रॉन और रिंडलेनी हेताई और एंग्री के खिलाफ टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। भाइयों का तालमेल इतना बेहतरीन है कि वे आसानी से लड़ाई पर हावी हो जाते हैं। लेकिन हॉकाई और एंग्री हार नहीं मानते। उसी क्षण वे छोटे भाइयों का गठबंधन बनाते हैं, मिलकर बाजी पलटने और ये दिखाने के लिए कि वे भी एक साथ लड़ सकते हैं। स्माइली को अपने बचपन की याद आती है, एक तनावपूर्ण पल जब उसने अपने भाई को नाराज किया था और फिर कभी न रोने का वादा किया था। वर्तमान में आते हैं, स्थिति गंभीर है। हेतानी ने अभी अभी एंग्री का हाथ और पैर तोड़ दिया है, जिससे वह पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। अपने दोस्त को मरते देख एंग्री इसे सहन नहीं कर पाता। वह अपना सालों पुराना वादा तोड़ देता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन दुख के बजाय ये आंसू एक पूर्ण दानव रूप को सक्रिय कर देते हैं। वह नीले राक्षस में बदल जाता है। कुछ ही सेकंड में वह भयानक सटीकता के साथ रेनो और रॉन हेतानी को बेअसर कर देता है, फिर तुरंत मुचो और मोची को भी मार गिराता है। ग्रेटर दैन तुम बहुत धीमे हो। ग्रेटर दैन मुझे बताओ। टोमन और तेंजुकू दोनों जगहों के लोग ये देखकर दंग रह गए हैं। मुचो को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी शक्ति कहां से आई। हारने के बावजूद मुचो ने ताकुमिची पर छल कपट करते हुए चाकू से हमला कर दिया। तभी अचानक काकुचो प्रकट हुआ और हमले को रोक दिया। उसने खुद को तेंजाकू के 4 दिव्य राजाओं में से एक बताया और ताकुमिची को चुनौती दी। काकुचो को याद आया कि वे बचपन के दोस्त थे, लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया कि अब उसकी वफादारी इज़ाना के साथ है। लड़ाई भयंकर थी। काकुचो ने अलौकिक गति से हमला किया, लेकिन ताकुमिची बुरी तरह घायल होने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं था। लड़ाई तभी रुकी जब माहिर चालाक किजाकी ने मोर्चा संभाला। किजाकी ने ताकुमिची के सिर पर बंदूक तान दी और पूछा कि क्या उसमें जीतने के लिए मरने का साहस है। डरने के बजाय ताकुमिची ने अपना माथा बंदूक की नली से सटा दिया, जिससे किजाकी पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने उन सभी को याद किया जिन्होंने उसके लिए बलिदान दिया था, जैसे बाजी और चिफुयू, और इससे उसे शेर जैसा साहस मिला। किसाकी जान से मारने के लिए गोली नहीं चला पाता और घायल होने के बावजूद अंत में ताकामिची के पैर में गोली मार देता है। हमारा नायक एक शानदार भाषण देता है जिसमें वह कहता है कि भले ही उसमें करिश्मा, ताकत या बुद्धिमत्ता न हो, लेकिन उसके पास एक चीज है, कभी हार नहीं मानता। उसकी यह जिद टॉमन के सभी लोगों को फिर से खड़े होने की प्रेरणा देती है। दुश्मन का मनोबल वापस आते देख काकी एक गंदी चाल चलता है और गिरोहों के विलय का प्रस्ताव रखता है, लेकिन ताकुमिची उसे मुक्का मारकर जवाब देता है। फिर याना भी लड़ाई में शामिल हो जाती है और ताकुमिची को अपमानित करती है, जिसे आखिरकार समझ आता है कि भविष्य में माइकी के साथ जो भी बुरा हुआ उसका कारण तेंजिकू ही है। जब सब कुछ खोया हुआ लगता है तभी मदद के लिए कोई आता है। ग्रेटर दैन क्या हाल है बॉस। ग्रेटर दैन माइकी और ड्रेकन लड़ाई के लिए तैयार होकर आते हैं। हमें पता चलता है कि हिना ने ही उन्हें निराशा से बाहर निकाला था, ताकुमिची के टाइमली पर होने की सच्चाई बताकर। माइकी अपनी पूरी ताकत में तेंजिकू के बचे हुए लोगों का सामना करता है और साल का सबसे दमदार डायलॉग बोलता है कि वह 20,000 लोगों से लड़ सकता है। अजाना बिना समय बर्बाद किए माइकी को लात मारती है और एम्मा की मौत का ताना मारती है। माइकी का जवाब सबको चौंका देता है। ग्रेटर दैन चलो इसे सुलझाते हैं भाई। ग्रेटर दैन और आखिरकार जिस लड़ाई का सभी को बेसब्री से इंतजार था वह शुरू होती है। माइकी बनाम याना।
भाइयों के बीच अंतिम मुकाबला। माइकी अपने जबरदस्त किक से हमला करता है, लेकिन इजाना उसे ऐसे रोक देती है जैसे कुछ हुआ ही न हो, एक असाधारण स्तर की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए। ताकत और सहज प्रवृत्ति। फिर एक फ्लैशबैक इस सारी दुश्मनी की शुरुआत बताता है। हमें पता चलता है कि मिकी के बड़े भाई शिनिचिरो भी इजाना को भाई की तरह मानते थे और उन्हें ब्लैक ड्रैगन का नेतृत्व सौंपने का वादा भी किया था। समस्या ये थी कि जब उन्हें पता चला कि मिकी को भी उत्तराधिकारी माना जा रहा है, तो उन्हें धोखा महसूस हुआ और यह नाराजगी एक घातक नफरत में बदल गई। वर्तमान में मिकी एम्मा की मौत से बुरी तरह हिल गया है और इजाना सटीक और क्रूर हमलों से लड़ाई पर हावी है। काकुचो बताते हैं कि इजाना की ताकत उसके बचपन के एक सदमे से उपजे अकेलेपन से आती है, जिसने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया है। मिकी अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों में पीड़ा देखता है और उससे जुड़ने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वे भाई हैं और उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे इजाना और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वह मिकी को गोली मारने के लिए बंदूक निकालता है, लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ में काकुचो बीच में आकर उसे निहत्था कर देता है। लेकिन हमारे प्यारे किजा की बंदूक छीन लेते हैं और काकुचो को गोली मार देते हैं। अपने दाहिने हाथ के आदमी के मारे जाने के साथ तेंजाकू आधिकारिक तौर पर हार जाता है। किजाकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन सीधे ड्रेकन और ताकुमिची से टकरा जाता है, जो खेल खेलने के मूड में नहीं है। इस बीच बुरी तरह घायल जाना माइकी से कुछ देर के लिए खुलकर दिल की बात कहता है। वह एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। उसे पता चला है कि उसका शिनिचिरो या एम्मा से खून का कोई रिश्ता नहीं है और उसकी अपनी मां ने उसे छोड़ दिया था। यह एक ऐसे खलनायक की कहानी है जो बस एक परिवार चाहता था। पूरी तरह से बेहोश होने से पहले वह माइकी से पूछता है कि क्या वह उसे बचा सकता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इजाना वहीं बर्फ में अपने बचपन के दोस्त काकुचों के साथ दम तोड़ देता है। अपने नेता की मौत के बाद माइकी अंतिम फैसला लेता है और टॉमन और तेंजाकू के बीच संघर्ष के खत्म होने की घोषणा करता है। तेंजाकू के अधिकारी पीछे हट जाते हैं, लेकिन माइकी एक स्पष्ट आदेश देता है, किसाकी को पकड़ो। एक एक्शन फिल्म के लायक मोटरसाइकिल चेस शुरू होती है, जिसमें ताकुमिची और ड्रेकन किसाकी और हनमा का पीछा करते हैं। एक दुर्घटना के बाद ताकुमिची अपने बुरी तरह घायल पैर के बावजूद हनमा के सामने कूद जाता है और ड्रेकन को असली लक्ष्य का पीछा करने के लिए कहता है। यह एक नायक का बलिदान है। वह उस क्रूर व्यक्ति को रोके रखता है ताकि उसका दोस्त अंततः इस सारी मुसीबत के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ सके। ताकुमिची और किसाकी के बीच अंतिम लड़ाई ठीक उसी जगह पर होती है जहां भविष्य में हिना की मृत्यु होनी तय है। काकी गुस्से से आग बबूला है और चिल्लाता है कि ताकुमिची ने उसकी सारी योजनाएं बर्बाद कर दी। फिर वह खलनायकों वाला क्लासिक भाषण देता है, जिसमें वह सब कुछ हथियाने की अपनी शातिर रणनीतियों का ब्यौरा देता है। पहला, माइकी को अपने वश में करने के लिए ड्रेन को रास्ते से हटाना। दूसरा, टॉम को तोड़ने के लिए वलहल्ला का इस्तेमाल करना। और तीसरा, बचे हुए को खत्म करने के लिए तेंजाकू को लाना। वह मानता है कि केवल एक ही चीज है जो गलत हो सकती है, जिसका उसने पहले से अनुमान नहीं लगाया था। जब ताकुमिची उससे पूछता है कि वह हिना को मारने के लिए इतना जुनूनी क्यों है, तो काकी को आखिरकार समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि ताकुमिची एक टाइम लीपर है। फ्लैशबैक में हम उस मनोरोगी की कहानी देखते हैं, एक प्रतिभाशाली लड़का जिसे हिना से प्यार हो गया था, लेकिन जब हिना ने ताकुमिची को चुना तो वह ईर्ष्या से पागल हो गया। उसकी योजना 10 साल तक चली, जिसमें वह जापान का सबसे बड़ा बदमाश बनना चाहता था और माइकी को अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता था ताकि अंत में हिना से शादी कर सके। और वह साफ कर देता है कि वह हिना को किसी और के साथ देखने के बजाय उसे मारना पसंद करेगा। ताकुमिची उस पर हमला करता है, लेकिन हिना और माइकी ठीक समय पर पहुंच जाते हैं। काकी भाग जाता है और ताकुमिची उसका पीछा करता है, ये सोचकर कि हिना को बचाने का एकमात्र तरीका उस आदमी को मारना है। पीछा करने के दौरान अचानक एक ट्रक किसाकी को कुचल देता है। वही मशहूर ट्रक अपना काम कर रहा है। ग्रेटर दैन खैर, मरने से पहले वह माइकी से कबूल करता है। वह हमेशा उसके जैसा बनना चाहता था। लड़ाई में 3 लोग मारे गए और 5 गिरफ्तार हुए। कुछ दिनों बाद ताकुमिची काकुचों से बात करता है और कहता है कि किजाकी की मौत के बाद भी उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है, मानो असली लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है।